तुम लोगों को सब आर्टिकल भी याद कराएंगे, ठीक है ना। इस बार हम सोचे आर्टिकल भी ठीक से याद कराएंगे। ओके, चलो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। याद भी करते चलना तुम लोग, आर्टिकल वगैरह सब क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोगों को ये पढ़ना है कि जो गवर्नमेंट है ना, इंडिया में जो गवर्नमेंट है ना, उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गेन है, ठीक है ना। गवर्नमेंट के कितने ऑर्गेन है? 3 ऑर्गेन भी बोल सकते हैं, 3 ब्रांच भी। तो कौन कौन सी ब्रांच है? फर्स्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव, सेकंड का नाम है लेजिस्लेटिव एंड थर्ड का नाम है जुडिशरी। तो इंडिया में गवर्नमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव, सेकंड है लेजिस्लेटिव एंड थर्ड है जुडिशरी, ठीक है। आज हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? आज हम लोग एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे, ऐसे समझ में आएगा, ठीक ना। आज हम लोग एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर आता क्या है? एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या क्या आता है, मैं पहले तुम लोग यहाँ पे एक बार डिस्कस कर देंगे। देखो, प्रेसिडेंट, या तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। और एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जनरल ऑफ इंडिया। ये 4 जो है ना एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। आज हम लोग एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे। जब एग्जीक्यूटिव कंप्लीट हो जाएगा तब लेजिस्लेटिव स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जुडिशरी स्टार्ट करेंगे, ऐसे आप बढ़िया स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सबका आर्टिकल भी याद करेंगे, जो जो जिसका आर्टिकल है वो हम लोग आर्टिकल रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव में कौन क्या क्या आते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे और अच्छा से दिया हुआ है, देखो, द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन से आर्टिकल के अंदर आती है वो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। देखो, यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है ना, आर्टिकल 52 या आर्टिकल 78, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ डील कर। अगर तुमसे एग्जाम में पूछा जाए यूनियन एग्जीक्यूटिव या खाली एग्जीक्यूटिव कि एग्जीक्यूटिव का आर्टिकल क्या है, कहां से कहां तक है, तो 52 से 78 तक का एग्जीक्यूटिव का आर्टिकल है, ओके। अच्छा, यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन से पार्ट में आती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में यूनियन एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव आती है? तो पार्ट 5 में, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या क्या आती है? प्रेसिडेंट आती है, वाइस प्रेसिडेंट आती है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आती है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आती है यानी एजी आती है। ये चार किसके अंदर आती है? यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट कंप्लीट हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्लीट होने के बाद एजी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव में क्या क्या आते हैं? लेजिस्लेटिव में लोकसभा, राज्यसभा, ये सब आते हैं, ठीक है, यानी पार्लियामेंट आता है, तो वो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं। तो चलो, 1 नंबर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट में जो तुम्हारा प्रेसिडेंट को क्या बोला जाता है, ये देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंडिया में सबसे हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड किसका है, तो वो है प्रेसिडेंट, ठीक है ना। प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है ना, वो हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड, ओके। उसके बाद ये हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट है। अच्छा, हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट नहीं बोल रही हूँ, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। जब इंडियन गवर्नमेंट बोलेंगे ना, हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, जब मैं यहाँ पे हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट बोल दूंगी ना, वो प्राइम मिनिस्टर के लिए यूज होगा, ठीक है ना, हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये पीएम आ जाएंगे, लेकिन जब मैं हेड ऑफ द स्टेट बोलूंगी ना, तो ये प्राइम मिनिस्टर है, ओके, सॉरी प्रेसिडेंट है, ठीक है ना। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट जो है ना, वो इंडिया के फर्स्ट सिटीजन होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। प्रेसिडेंट क्या होते हैं? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, ओके। उसके बाद इनको ट्यूटलर बोला जाता है, ट्यूटलर या नॉमिनल हेड बोला जाता है,
है ना, या दे ज्योर हेड बोला जाता है। जैसे ये ना, ट्यूटलर हेड किसको बोलेंगे? प्रेसिडेंट को बोलेंगे। नॉमिनल हेड किसको बोलेंगे? तो प्रेसिडेंट को बोलेंगे, ठीक है। या दे ज्योर हेड किसको बोलेंगे? तो प्रेसिडेंट को बोलेंगे। प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट क्या है? देखो, प्रेसिडेंट कमांडर इन चीफ है। कहाँ का? इंडियन आर्म फोर्स। इंडियन आर्म फोर्स का कमांडर इन चीफ है। ओके, प्रेसिडेंट जो है ना वो इंडियन आर्म फोर्स का कमांडर इन चीफ है। ये 52 से लेकर 62 तक जो हम आर्टिकल पढ़ाएंगे वो प्रेसिडेंट का आर्टिकल, ठीक है। प्रेसिडेंट का आर्टिकल में कहां से कहां तक पढ़ाई? 52 से 62 तक का। और मैंने इस आर्टिकल के लिए ट्रिक करवाई है, ठीक है ना। ये तुम लोग माइंड में बैठा लो। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद में प्रेसिडेंट के कुछ और आर्टिकल है ना। प्रेसिडेंट के कुछ और आर्टिकल है जिसको हम लोग नाम देंगे 7 आर्टिकल, 7 वाला आर्टिकल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 7 वाला आर्टिकल, ठीक है। प्रेसिडेंट के कुछ और आर्टिकल है जिसको हम लोग बोलेंगे, जिसको नाम देंगे 7 वाला आर्टिकल। अब एग्जाम में मान लो मैं एग्जाम में मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, रुक जाओ। मान लो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है ना। आर्टिकल 74 और तुम्हारा ये क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, ठीक है। आर्टिकल 74 है, 62 है, 85 है और तुम्हारा 48 है। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ है एग्जाम में, है ना। अब तुमसे पूछा कि बताओ ये कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस देता है। ये तुम्हारा तुम लोग प्रीवियस क्वेश्चन भी अभी आया भी ये वाला, ठीक है। तो अब तुम इसको कैसे सॉल्व करना मैं बता रही हूँ। देखो, मैं ये तुम लोगों को पता चल गया कि ये प्रेसिडेंट का क्वेश्चन है ना, और क्वेश्चन में तो लिखा हुआ रहेगा प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तुम लोग इसको कैसे याद करना ट्रिक से मैं बता रही हूँ। तुम्हें याद करना कि ये मतलब मैम जो भी माइंड में आए, मैम ने जो पढ़ाया था वो ट्रिक से आर्टिकल, इसमें कहीं भी एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में मैम ने नहीं पढ़ाया था, मुझे ट्रिक याद, ठीक है ना। तो 62 तो तुम्हारा ट्रिक वाला हमें आएगा, तो 62 तो कर जाएगा मेरा। मैम ने कोई भी प्रेसिडेंट से रिलेटिव 85 या 48 नहीं पढ़ाया था, मैम ने 7 वाला आर्टिकल पढ़ाया था, तो बचा 7 वाला, तो आंसर मेरा 7 वाला, ठीक है ना। ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन अब हम तुम्हें सॉल्व करने का तरीका भी बताएंगे, ठीक है। तो ये करके ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं प्रेसिडेंट का तुम लोगों को 2 तरह का आर्टिकल पढ़ाई हूँ, एक तो 52 से लेकर 62, ठीक है। और दूसरा मैं जो आर्टिकल का नाम रख रही हूँ उसका नाम है 7 वाला आर्टिकल, ठीक है, 7 वाला। एग्जाम में जब भी तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो तुमको फौरन सॉल्व हो जाएगा। एक तो तुम अगर मान लिया तुम्हारा इससे क्वेश्चन पूछा 52 और 62 वाला, तो वो तो सॉल्व हो जाएगा। मान लिया कि तुमसे ये पूछा है तुम्हारा ये क्या नाम है, इम्पीचमेंट पूछा, ठीक है। तो इम्पीचमेंट के लिए तुम अपना ये वाला आर्टिकल ये ट्रिक यूज कर सकती है 52 से 62, है ना, ये वाला ट्रिक यूज कर सकती हो। लेकिन जब अगर 7 वाला पूछ लिया प्रेसिडेंट का क्वेश्चन, तो तुम अपना यही दिमाग लगाना कि ये तो ट्रिक में आएगा, और ट्रिक में ये एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है। या मान लो ये मान लिया कि तुम्हारा ये 75 वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में नेट का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि प्रेसिडेंट और वाइस प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में मेडिएशन का काम करता है। ये कौन सा आर्टिकल में बोला गया? 25 में। तो अब मान लिया तुम्हारा 75 आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, और हमेशा इसके साथ देगा 64, 62, 85, 48 है। तो तुम यही माइंड याद कराना कि बस 2 ही आर्टिकल वो याद कराइए, एक तो 52 से लेकर 62 तक याद कराइए, जो कि हमको ट्रिक से याद है, वो क्वेश्चन मुझे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें ट्रिक में तो ये सब तो नहीं पढ़ाया गया है, रिलेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, तो मेरा 62 तो कर गया। 85 प्रेसिडेंट से रिलेटिव पढ़ाई नहीं है, 48 भी प्रेसिडेंट से रिलेटिव पढ़ाई नहीं है, सिर्फ 7 वाला आर्टिकल पढ़ाई, तो आंसर मेरा 7 वाला होगा, ठीक है। ऐसे करके तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना एग्जाम में। अभी मैं ये वाला पढ़ा रही हूँ। ये माइंड में याद रखना कि प्रेसिडेंट से रिलेटिव जो आर्टिकल पढ़ाई है वो 2 तरह का पढ़ाई है, ठीक है। एक तो 7 वाला पढ़ाई है और एक तो 52 से 62 पढ़ाई है। 7 वाला में पहला 1 क्या बोल रहा, आ जाओ 71 आर्टिकल क्या बोल रहा है, रुक मैं बता रही हूँ। अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, और इलेक्शन से रिलेटिव कोई मैटर हो रहा है, उसको कौन देखेगा, उसको कौन सॉल्व करेगा, वो कौन सा आर्टिकल के अंदर आएगी, आर्टिकल 71। या डिस्प्यूट हो रहा,
ये क्वेश्चन है, मैं सॉल्व कराऊंगी, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैं करा दूँ। ये देखो क्या बोल रहा है कि अगर मैटर रिलेटेड टू कनेक्टेड, अगर कोई मैटर हो रहा, मैटर का मतलब कोई डिस्प्यूट हो रहा, किसके इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है ना, तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर आएगी, वो आर्टिकल 71 के अंदर आएगी। याद रख लो, आर्टिकल 71, आर्टिकल 71 में बोला गया है कि अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं और उनमें किसी भी तरह का मैटर हो या किसी तरह का इश्यूज हो या किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो, तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर आएगी, आर्टिकल 71। उसके बाद दूसरा मैं बता रही हूँ, आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 में बोला गया पार्डोनिंग पावर, ठीक है ना, क्या पावर, पार्डोन पावर। मैं पार्डोन पावर भी पढ़ाऊंगी जब प्रेसिडेंट का पावर पढ़ाएंगे तब, ठीक है ना। पार्डोन पावर क्या बोला गया है, पार्डोन पावर। आ जाओ मैं समझा रही हूँ। आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को पार्डोन पावर दिया, ठीक है ना। 71 में क्या बोला गया है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में अगर कोई मैटर हो जाए, इलेक्शन हो रहा, उनके इलेक्शन में कोई मैटर, कोई लड़ाई, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा, तो आर्टिकल 71। आर्टिकल 72 में क्या बोला गया कि पार्डोन पावर, ठीक है, पार्डोन पावर। उसके बाद में दूसरा बता रही हूँ, मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा प्रेसिडेंट है, दिखा क्यों नहीं रहा यार, इस साइड प्रेसिडेंट, और यहाँ पे तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर है, पीएम, ठीक है, और यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये क्वेश्चन नेट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन नेट में पूछा गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में मीडिएटर के तौर पे काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर क्या करती है, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में मीडिएटर के तौर पर काम करती है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करती है, या तो उन दोनों के बीच में बात करती है, बिल्कुल मीडिएटर के तौर पर काम करती है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में मीडिएटर के तौर पर काम करती है। ये कौन से आर्टिकल के अंदर आती है, तो ये आर्टिकल 75 के अंदर, ठीक है। देख लो पिक्चर, देखो, प्राइम मिनिस्टर बीच में है, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इधर है। प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में अगर कोई बात करवाती है तो बीच में कौन होता है, मीडिएटर के तौर पर प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में क्या करती है, रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करती है या दोनों के बीच में बात करवाती है, ओके। ये आर्टिकल 75 में बोला गया है। आर्टिकल 77 में क्या बोला गया है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट, और जो मैं बता रही हूँ पूरा, मैं यहाँ पे पिक्चर बना रही हूँ तो इसी बात बता, देखो बोला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये क्या करती है, जितना भी एग्जीक्यूटिव सेक्शन करती है ना, जितना भी एग्जीक्यूटिव सेक्शन करेगी, जितना भी एग्जीक्यूटिव सेक्शन लेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो किसके नाम पे लेती है, प्रेसिडेंट के नाम पे लेगी। किसके नाम पे लेगी, प्रेसिडेंट के नाम पे। ये कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है, तो ये आर्टिकल 77 में लिखा गया। अभी मैं तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी, इसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना भी एग्जीक्यूटिव सेक्शन करती है वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही करती है, तो ये कौन सा आर्टिकल में बोला गया है, ये आर्टिकल 77 में बोला गया है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन आया हुआ, तुम लोग को अभी भी आया हुआ है, अब पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 24 आरसी में कुछ दिन बोली थी कि ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, और ये पहले भी आया हुआ है, ये नया क्वेश्चन नहीं है, नेट का पहले वाला भी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या आर्टिकल नहीं लिखा हुआ था, हाँ, ऐसे ही डेफिनेशन लिखा हुआ था, आर्टिकल का डेफिनेशन था, हाँ, बोला था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन लोग को सजाना है, और उसमें ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज को अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है ना, हाँ, तो वो भी था, तो वो तो लास्ट में चला जाता, हाँ, समझे। हाँ, तो मतलब सबका डेफिनेशन था, प्रेसिडेंट का भी था, गवर्नर का भी था, सबको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना था। अच्छा, ये लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन है, ये ना नेट का प्रीवियस क्वेश्चन है, तो तुमको मैं करवाई हूँ वाला क्वेश्चन, बहुत बार करवाई हूँ, है ना, ऐसा नहीं एक बार आया, बहुत बार आया। क्वेश्चन आता है कि तुम्हारा अगर प्रेसिडेंट एडवाइस देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को,
ठीक है ना। तो कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग देता है, तो आर्टिकल 74। प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस देता है तो कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग देता है, तो वो आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग देता है। हो गया। उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया, देखो सब भी 7 है, सब सारा ही 7 वाला आर्टिकल है ना, 7 से स्टार्टिंग हो रहा बस। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को स्टेट से रिलेटेड कोई मामला होगा, मान लो कोई भी स्टेट में कोई मामला हो रहा, कोई मामला हो रहा, ठीक है ना, और प्राइम मिनिस्टर जो है ना इसको प्रेसिडेंट जाके इन्फॉर्म कर रहा है कि देखिए वो स्टेट में ऐसा ऐसा हो रहा, तो ये कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग करेगा, तो ये आर्टिकल 78 के अकॉर्डिंग करेगा। ठीक है। तुम लोगों को ये आर्टिकल मुझे नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा, हमको नहीं लग रहा कि तुम लोगों को याद हुआ, नहीं याद हुआ तो इसका भी मेरे पास डबल पेज आ गया। ठीक है। अब हम लोग को आर्टिकल पढ़ना है, ये वाला आर्टिकल पढ़ने याद करना, पहले ये आर्टिकल पढ़ेंगे। ठीक है। इसको आर्टिकल का याद करने का मैं ट्रिक लाई हूँ, तुमको टेंशन मत लेना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, पहले ये पढ़ना। फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी प्रेसिडेंट का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो पहले हम लोग को ये पढ़ना है। ठीक है ना। प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है ना, वो आर्टिकल 52 से 54, ये प्रेसिडेंट का आर्टिकल है ना। प्रेसिडेंट का आर्टिकल कहां से कहां तक है, 52 से 62 तक का किसका आर्टिकल है, प्रेसिडेंट का आर्टिकल है। ओके, पहले हम पढ़ेंगे कि क्या क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। देखो आर्टिकल 52 में क्या बोल रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में प्रेसिडेंट होंगे। आर्टिकल 53 क्या बोल रहा है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यानी प्रेसिडेंट के पावर। अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि प्रेसिडेंट का पावर कौन सा आर्टिकल में, तो आर्टिकल 53। उसके बाद आर्टिकल 54, ठीक है ना, ये क्या बोलती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन सा आर्टिकल में प्रेसिडेंट के आर्टिकल के बारे में लिखा गया, सॉरी कौन से आर्टिकल में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में लिखा गया है, तो वो आर्टिकल 54 है। इसके बाद आर्टिकल 55, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मैनर, देख लो यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मैनर बता रहा, और 54 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात कर रहा। ओके। उसके बाद आर्टिकल 56 में क्या बोल रहा है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का कितना टर्म्स, मतलब प्रेसिडेंट कितने ईयर तक अपने पोस्ट पे रहेंगे। ओके। आर्टिकल 55 में क्या बोल रहा है, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, प्रेसिडेंट के री इलेक्शन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, आर्टिकल 57 में बोला जा रहा है। आर्टिकल 58, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 58 में प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन के बारे में बोला जा रहा है। आर्टिकल 59 में कंडीशन प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस, प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए क्या क्या कंडीशन होगी, वो आर्टिकल 59 में बोला गया है। आर्टिकल 60 में ऑथ अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के ऑथ ऑफ प्रेसिडेंट जो ऑथ लेते हैं या अफर्मेशन लेते हैं, वो कौन सा आर्टिकल के अंदर आएंगे, आर्टिकल 60। उसके बाद प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 61। उसके बाद प्रेसिडेंट की वैकेंसी, मतलब कि प्रेसिडेंट की सीट जो है ना वो कैसे कैसे वैकेंट रहेगी, ठीक है ना, वो कौन सा आर्टिकल में बोला गया है, 60। अब इसको तुम लोग को यहाँ रटना नहीं, ये सिर्फ मुझे समझना था, मुझे यहाँ पे रटवाना तुम, ठीक है। देखो तुम लोगों को ना 2 पार्ट में याद करना पड़ेगा। एक ट्रिक का नाम है तुमको एक तुम लोग को ऐसे याद करना पार्ट 2 में, कि पहला आर्टिकल हमको याद करना आर्टिकल 50 से आर्टिकल 56, तो जो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 56 का ट्रिक है उसका वो ये है, प्रेसिडेंट का पावरफुल इलेक्शंस मैनर का टर्म, प्रेसिडेंट का पावरफुल इलेक्शंस का मैनर का टर्म, ये याद करो। देखो प्रेसिडेंट का पावरफुल इलेक्शंस मैनर का टर्म, प्रेसिडेंट यानी आर्टिकल 52, पावरफुल यानी 53 में प्रेसिडेंट की पावर के बारे में मेंशन है, 53 यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में मेंशन है, 54 यानी प्रेसिडेंट के, ठीक लिखी ना, क्योंकि नहीं सॉरी मैं गलत लिख रही तो बोल भी नहीं रही, 2 जगह। हाँ देखो प्रेसिडेंट का पावरफुल इलेक्शन, तो पावर में क्या आ जाएगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, यानी आर्टिकल 53 में यहाँ पे आएगा, और ये हो जाएगा 54, और मैनर हो जाएगा 55, और टर्म हो जाएगा 56, ठीक है।
तो तुम लोग ऐसे एग्जाम में याद रखना कि प्रेसिडेंट का पावरफुल इलेक्शन मैनर का ट्रम्प ना, प्रेसिडेंट का पावरफुल इलेक्शन यानी प्रेसिडेंट का पावरफुल इलेक्शन होते हैं ना, मैनर का ट्रम्प, प्रेसिडेंट का पावरफुल इलेक्शन का मैनर का ट्रम्प। तो ये माइंड में एग्जाम में क्वेश्चन रखना। अब तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लिया कि तुमसे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन का कौन सा आर्टिकल में मेंशन है। समझो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, लिखा हुआ है कि इलेक्शन कौन सा आर्टिकल में मेंशन है। तो तुम ऐसे करके पहले तुम लिखना कि प्रेसिडेंट का पावरफुल इलेक्शन मैनर का ट्रम्प, और उसके बाद सब में बैठा देना 52, 53, 54। हमारा इलेक्शन में आया 54, तो तुम बोल सकती हो आंसर कि मेरा इलेक्शन 54 है। ठीक है, हो गया समझ में? बोलो ट्रिक समझ में आया कि नहीं? तो मैं फिर से समझाऊंगी, बोलो। हाँ ये ट्रिक समझ में आया कि नहीं? पहला ट्रिक आर्टिकल 52 से 56 तक याद करेंगे, ठीक है। और दूसरा ट्रिक जो है ना, आर्टिकल 57 से आर्टिकल 62 तक का, ठीक है। दो पार्ट में हम लोग आर्टिकल को याद करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट का आर्टिकल बहुत ज्यादा है, याद करना पॉसिबल है ही नहीं। आ जाओ, उसके बाद हम लोग याद करेंगे एवरी क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफिशियली इज ए वोटेड। इसका मतलब पता है क्या होता है? हर क्वालिफाइड कैंडिडेट ना ऑफिशियली वोटेड, सॉरी, एवरी क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफिशियली तौर पर वो वोटेड मतलब उसको वोट दिया जाएगा, ऑफिशियली तौर पे वोटेड दिया जाएगा। यहाँ पे मतलब वही बोल रहा है कि हर क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफिशियली तौर पर उसको वोट दिया जाएगा। वोटेड यानी यहाँ भर्ब लगा हुआ है, यानी वोट दिया जाएगा, ठीक है, यानी भर्ब दिया जाएगा। वोटेड का मतलब होगा दिया जाएगा। तो हर क्वालिफाइड कैंडिडेट को ऑफिशियली तौर पर वोट दिया जाएगा। यहाँ अगर तुम ट्रांसलेट करोगे तो इसका ये होगा, तो इसको तुमको इंग्लिश में याद करना है, एवरी क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफिशियली इज वोटेड। एवरी का मतलब हो जाएगा एलिजिबिलिटी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन सा आर्टिकल में प्रेसिडेंट का एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन है, तो वो है आर्टिकल 57। उसके बाद अगर प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन मांगे तो तुम ऐसे करना, एवरी क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफिशियली इज वोटेड। देखो एवरी में हो जाएगा 57, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्वालिफाई में हो जाएगा 58। 58 मतलब या तो क्वालिफाई, यानी अगर प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन पूछे कि इलेक्शन का क्वालिफिकेशन कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 58 में। उसके बाद एवरी क्वालिफाइड कैंडिडेट, तो कैंडिडेट का मतलब कंडीशन, यानी प्रेसिडेंट के ऑफिस का क्या कंडीशन, ये कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल हमारा 59 में। ओके, उसके बाद बोल रहा है कि एवरी क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफिशियली, ऑफिशियली का मतलब क्या हो गया, और, ठीक है ना, और किस में आ गया तुम्हारा 60 में। उसके बाद बोला इज का मतलब हो जाएगा इम्पीचमेंट, इज का मतलब हो गया इम्पीचमेंट यानी 61। और वोटेड का मतलब वैकेंसी, है ना, कितना दिन तक का वैकेंसी होगा, कितना टाइम में इलेक्शन कराएंगे, वैकेंसी के बारे में कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 62। तो दो ही तुम लोगों को ट्रिक याद करना है, प्रेसिडेंट का पावरफुल इलेक्शन मैनर ट्रम्प, उसके बाद उसमें आर्टिकल बैठा के जो आंसर मांग रहा है उसका आंसर दे देंगे, ठीक है ना। दूसरा तुमको जो ट्रिक याद करना है वो एवरी क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफिशियली इज वोटेड। बस दो ट्रिक याद करना, जो एग्जाम में क्वेश्चन मांगा, मान ली तुमसे मांगा एग्जाम में क्वेश्चन, ये नेट में आता भी है तुम्हारा, ये वाला ऑथ का। मान लीजिए ऑथ का क्वेश्चन तुमसे पूछा कि प्रेसिडेंट का ऑथ का कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है। तो तुम लोग ऐसे करके लिखना, एवरी, पूरा पूरा मत लिखना, स्टार्टिंग का लिखना, एवरी क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफिशियली इज वोटेड, बस अपने आर्टिकल बैठा देना 57, 58, 59, उसके बाद 60, उसके बाद जब आए इम्पीचमेंट 61 है ना, और किस में आया तुम्हारा 60 में, तो मेरा हो गया 60 आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे करके एग्जाम में पूरा पूरा मत लिखना, खाली पूरा याद करना, बट एग्जाम में ऐसे करके लिखना है ना, आस्ते आस्ते, जैसे प्रेसिडेंट का पावरफुल इलेक्शन मैनर ट्रम्प, तो पी पी ई एम टी, ऐसे करके प्रेसिडेंट का पावरफुल इलेक्शन मैनर का ट्रम्प। अब इसमें आर्टिकल बैठा के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद कुछ और आर्टिकल है, रुक जाओ। सबसे पहला बात, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तुम्हारा, ये भी पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता कैसे है, ठीक है ना।
तो सबसे पहला नंबर, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है ना, वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। एक कॉलेज होता है जिसका नाम है इलेक्टोरल, ठीक है। ओके, मुझे ये बात पता चल गया, ये बात मुझे पता चल गया, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। बट मुझे ये नहीं पता चल रहा कि डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट होता है। अब तुम लोग ये पूछेगी कि इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, तो वो भी मैं बता दी। जाओ, पहले याद करो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। दूसरा कि इनडायरेक्ट होता है। इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट। अब सुनो, इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, देखो, मान लो कि ये पर्सन है और ये पर्सन है और ये पर्सन है ना, ये लोग हैं, और ये लोग जाके इस पर्सन को डायरेक्ट इलेक्शन दे रहे हैं, डायरेक्ट वोट दे रहे हैं, है ना, डायरेक्ट इसको वोट दिए। यहाँ पे क्या हुआ? डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, इसको डायरेक्ट बोलेंगे, ठीक है ना। हमने क्या किया, इस पर्सन को मैंने, ये दो पर्सन को मैंने चुन लिया, तो ये डायरेक्ट हो गया। अब ये पर्सन क्या करेगा? इस पर्सन को चुनेगा जिसको हमने चूज किया, है ना, जिसको लोगों ने चूज किया, पीपल, लोगों ने चूज किया किसको? अपना रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया। अब ये रिप्रेजेंटेटिव चूज करा दूसरे पर्सन को, है ना, यानी हमने, लोग इसको डायरेक्ट नहीं चूज करे प्रेसिडेंट को, लेकिन मेरे बिहाफ में मेरे रिप्रेजेंटेटिव चूज करे, इनडायरेक्ट चूज किया जा रहा है ना। लोग डायरेक्ट नहीं चूज कर रहे हैं, लोगों ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज किया, वही रिप्रेजेंटेटिव जो है ना लोगों के लिए प्रेसिडेंट को चूज करेंगे, ठीक है। तो इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करके भेजते हैं लोकसभा राज्यसभा में, है ना। अब वो लोग क्या करते हैं, वो हम लोगों के लिए प्रेसिडेंट को चूज करते हैं, ठीक है, हो गया। अब तुम लोग यहाँ पे देखोगे कि ये नेट का बहुत, मतलब ये नेट पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, बहुत बार, लेकिन हम इसको याद करने का एक बहुत इजी ट्रिक बताएंगे, ठीक है। आ जाओ, ये एग्जाम अगर तुम देखोगे ना 2022 में भी आया हुआ है, 23 में भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसको मैं याद करने का एक ट्रिक बताऊंगी, पहले मैं तुम लोगों को समझा दी थी, उसके बाद इतना ही। अच्छा, ये तुम्हें पढ़ाई नहीं कि इलेक्शन कौन सा मेथड यूज किया जाता है, सॉरी, देखो कौन सा सिस्टम होता है जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, तो कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी PRSTV। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि पॉपुलेशन के बिहाफ पर लोग आते हैं, पॉपुलेशन के बिहाफ पर, जिस स्टेट में जितना पॉपुलेशन है वहां से रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा आएंगे, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और वो लोग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू प्रेसिडेंट को चूज करेंगे। तो प्रेसिडेंट को चूज करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? PRSTV। PRST का फुल फॉर्म क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। माइंड में याद रखना। उसके बाद आ जाओ, इसको याद करेंगे। देखो, तुम लोग याद करना, मैं तुम लोगों को एक चीज यहाँ पे याद कराऊंगी पहले, उसके बाद तुम लोग अपने आप याद हो जाएगा, ये इतना बड़ा याद करने का जरूरत नहीं है। आ जाओ, देखो, हम लोगों को पता है कि हम लोगों का क्या है, लोकसभा है, ठीक है ना। तुम लोगों को पता है लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर भी, पता होगा। उसके बाद राज्यसभा आ गया, तो राज्यसभा में भी क्या होता है, इलेक्टेड मेंबर होते हैं और उसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, हो गया। उसके बाद तुम्हारा स्टेट लेजिस्लेचर बोलो या स्टेट लेजिस्लेटिव बोलो, दोनों में एक बात बोलेंगे, है ना, दोनों का मतलब सेम ही होगा। स्टेट लेजिस्लेटिव, इसमें भी तुम्हारा क्या आएगा, इलेक्टेड मेंबर आएंगे और तुम्हारा नॉमिनेटेड मेंबर भी आएंगे, हो गया। उसके बाद यूटीज किसको बोलते हैं? यूनियन टेरिटरीज को बोलते हैं ना, यूनियन टेरिटरी। अच्छा, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर भी आ जाएगा, है ना, सभी खुद का अपना लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पे के होगा, है। चलो आ जाओ, यहाँ पे अब तुम्हारा अगर हम ड्यूटीज का बात देखें, अभी मैं तुम लोग को याद करने का ट्रिक बता दूंगी, बहुत इजी। ठीक है, तो ड्यूटीज वो लिखा जा भाई, हाँ, यूनियन टेरिटरीज, तो यूनियन टेरिटरीज में भी हम ऐसे याद करेंगे, इलेक्टेड मेंबर भी होगा और नॉमिनेटेड, ठीक है, ऐसे करके याद किए। अब हमको क्या याद करना है कि हम क्लास रिकॉर्डिंग, ओके ओके सुषमा, तबियत ठीक नहीं लग रहा, ओके ओके ओके, ठीक है, तुम लोग समझ रही ना, अंजलि है और तुम्हारा आरसी, हाँ, ओके 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 सुषमा, ठीक है, मैं सुन ली तुम्हारा आवाज, ठीक है ठीक है, तो हम समझ गए तुम्हारा तबियत ठीक नहीं है, ओके 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 सुषमा, ठीक है, तुम लीव हो जाओ, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं आज का आज ही रिकॉर्डिंग डाल दूँ, ठीक है। आ जाओ, अब देखो यहाँ पे तुमको क्या याद करना है,
ये जो इलेक्टेड मेंबर है ना, जो ब्लैक से देख, ये जो इलेक्टेड मेंबर है ना, ये ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव का हो, चाहे वो यूनियन टेरिटरीज का हो, सिर्फ ई मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे याद करेंगे कि लोकसभा सॉरी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ना, इसमें कौन पार्टिसिपेट करेंगे? सिर्फ ई मेंबर। ई मेंबर चाहे कहीं से भी हो, चाहे लोकसभा से हो, चाहे राज्यसभा से हो, चाहे वो यूनियन टेरिटरी से हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ में आया आरसी और अंजलि? ई मेंबर करके याद करना। ई का मतलब क्या? ई का फुल फॉर्म इलेक्टेड और एम का मतलब मेंबर। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? ई मेंबर। ठीक है, अब एग्जाम में तुमको दे दिया, मान लो कि लोकसभा राज्यसभा सब लिखा हुआ। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे काउंसिल नहीं लिखी हूँ। एक होता है ना स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट में, इसलिए मैं उसका मेंशन नहीं की हूँ, ये बात माइंड में बैठा लो। मैं काउंसिल के बारे में मेंशन नहीं की हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ क्या बोली हूँ, यहाँ पे मैं दोनों हाउस, यानी दोनों हाउस का मतलब क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यूटीज के बारे में मैं मेंशन, इन चारों में से सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर। अगर तुम्हारा एग्जाम में ये नेट पे एक बार क्वेश्चन आया तो मैं बता रही हूँ, देखो कैसे था। इलेक्टेड मेंबर लोकसभा, ठीक है, लोकसभा। फिर तुम्हारा क्वेश्चन था नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा, ठीक है। फिर इलेक्टेड मेंबर तुम्हारा राज्यसभा, ठीक है। और तुम्हारा इलेक्टेड मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बताओ इसमें से गलत कौन सा होगा? जी बताओ गलत कौन सा होगा? कैसे आरसी? मैं क्या बोली तुमको कि ई वाला सारा मेंबर पार्टिसिपेट किया, नॉमिनेटेड मेंबर ना। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ देखो ई ई ई सारा ही से आएंगे, तुम्हारा लेजिस्लेटिव से भी आएंगे, लोकसभा से भी आएंगे, राज्यसभा से भी आएंगे, यूनियन टेरिटरी से भी आएंगे, लेकिन सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड नहीं। नॉमिनेटेड वाला मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे प्रेसिडेंट के लिए में। एन का मतलब नो नहीं आएंगे, सिर्फ ई आएंगे, वो भी हर जगह से आएंगे, है ना, हर जगह से। अब मैंने काउंसिल का क्यों नहीं मेंशन किया? मैंने स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में क्यों नहीं मेंशन किया? क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट में है, ठीक है, सिर्फ 6 स्टेट में है, इसलिए ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हम लोगों को जो सिर्फ पढ़ना वो पढ़ना लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव एंड यूनियन टेरिटरी, ये 4 में से प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आते हैं पार्टिसिपेट करने के। समझ में आया? देखो यहाँ पर ईएम का मतलब क्या है? इलेक्टेड मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा और इलेक्टेड मेंबर लोकसभा। तो हमको राज्यसभा का नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये बात माइंड में रख लो। अब एक मैं और क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है ना, वो भी तुम लोग तो मुझे सॉल्व करके बताना। एन वाला मेंबर नहीं आएगा, सिर्फ ई वाला मेंबर आएगा, ये माइंड में याद रख लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। एन वाला मेंबर नहीं आएगा। और फिर हम लोग क्या बात की है, और हम तुम लोगों को क्या पढ़ा है कि लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन टेरिटरी से आएंगे। काउंसिल नहीं होगा, काउंसिल नहीं, काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट में है, इसलिए उनको नहीं रखा जाता है, उतना इंपोर्टेंट नहीं दिया जाता है, सिर्फ 6 स्टेट में। तो क्या, जैसे देखो, जैसे तुम्हारा सेंटर में कैसे, सेंटर में गवर्नमेंट चलाने के लिए लोकसभा एंड राज्यसभा है ना, उसी तरह स्टेट में भी होना चाहिए ना लोकसभा एंड राज्यसभा। तो स्टेट में सिर्फ लोकसभा मिलेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेट लेजिस्लेटिव। राज्यसभा सिर्फ 6 स्टेट, ठीक है, राज्यसभा जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, ये सिर्फ 6 स्टेट में। तो ये मायने नहीं रखता है हम लोगों के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मायने रखता है, जिसको लोग विधान परिषद बोलते हैं, विधान सभा बोलते हैं, सॉरी परिषद नहीं है, विधानसभा बोलेंगे, ठीक है। मैं जब लोकसभा राज्यसभा पढ़ाऊंगी तो ये क्लियर कर दूंगी, टेंशन मत लो, ठीक है ना। खाली यहाँ भी तुम लोग याद करना कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो सिर्फ लोकसभा का इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा का इलेक्टेड मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्टेड मेंबर और यूनियन टेरिटरीज का इलेक्टेड मेंबर,
इसे मैं तुम लोगों को यहाँ पे अभी मैं बताई भी हूँ कि सिर्फ ई मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ ई मेंबर, सिर्फ ई वाला मैं सर्किल कर दे रही हूँ, ठीक है ना, सिर्फ ई मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। कहाँ? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ, इसलिए मुझे बार बार हटाना पड़ा है, ठीक है। एक बात और, खाली प्रीवियस ईयर नहीं, जैसे तुम अगर पीएससी एग्जाम दी ना, पीएससी वगैरह में भी सब पूछ रहा हूँ। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन, मेरी बात सुनो कि अब मैं तुम लोगों को अब दूसरा चीज में पढ़ा रही हूँ, क्या ये समझ में आया कि इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट का? ये समझ में आया कि नहीं? मुझे ये बता। अंजलि तुमको आया कि नहीं? नहीं आएगा तो मैं फिर से बताऊं। चलो आज अब एक बात बोलो, हम इलेक्टेड के बारे में पढ़ लिया, अभी इम्पीचमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इम्पीचमेंट किस चीज के बारे में पढ़ेंगे यार? इम्पीचमेंट के बारे में बात करें, ठीक है ना। हाँ, इम्पीचमेंट के बारे में। इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं हमें पता चल गया। अब इम्पीचमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं वो हम लोग को पढ़ना है। इम्पीचमेंट में जितने भी एमपीज है ना, जितने भी एमपीज किस में आते हैं? लोकसभा राज्यसभा में आएंगे। एमपीज किस में आएंगे? है ना, इसमें आएंगे, ठीक है। तो बस तुमको खाली याद करना है ना कि जितने भी एमपीज है ना, एमपीज, ऑल एमपीज, लोकसभा में जितने भी एमपीज है ना, जितने भी लोकसभा के एमपीज वो इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। मैं इम्पीचमेंट का पढ़ा दूंगी, ऐसा कोई क्वेश्चन सेम क्वेश्चन उधर आएगा तो मैं बता दूंगी, ठीक है ना। कौन पार्टिसिपेट करेगा? एमपीज, खाली एमपीज, ठीक ना। यहाँ देखो सब है, लोकसभा है, राज्यसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी एमएलए भी है, और यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज है इलेक्टेड में, है ना। लेकिन इम्पीचमेंट में सिर्फ ऑल एमपीज है, सिर्फ एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब आ जाओ यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे तुमको पढ़ना पड़ेगा क्वालिफिकेशन क्या क्या बोल रहा है। बोला कि इंडिया के प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या है। पहला कि वो इंडिया का शहरी होना चाहिए, हाँ आ जाओ। देखो वो जो इतना लिखा होता ना नीचे, उसको मैं बात कर दी, ठीक, इधर आना। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या है? एक तो हिंदुस्तान का शहरी होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, और उसका एज 35 ईयर एज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए वो क्वालिफाई होना चाहिए। उसको मेंबर नहीं, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसको लोकसभा का मेंबर नहीं बनना है, लेकिन मेंबर बनने के लिए उसके अंदर वो एलिजिबिलिटी, वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये सब क्वालिफिकेशन के अंदर आएगी, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन के अंदर क्या क्या? हिंदुस्तान की शहरी होनी चाहिए, 35 ईयर एज होनी चाहिए। ये सब ना तुमको पीएससी में बहुत फर्क करके पूछेगा क्वालिफिकेशन के अंदर क्या क्या आएगा, ठीक है ना। तो क्वालिफिकेशन के अंदर आएगा तुम्हारा इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर एज, और एक तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए उसके अंदर क्वालिफाई होना चाहिए। नॉट ए मेंबर ऑफ एनी हाउस, लेकिन मेंबर नहीं हो सकता है, सिर्फ क्वालिफाई हो सके। ना तो वो लोकसभा का मेंबर है, ना तो वो राज्यसभा का मेंबर, दोनों में से वो किसी का मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रेसिडेंट बनेगा तो उसको दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं बनना है, ये बात माइंड में रख लो। नेक्स्ट क्या बोल रहा कि प्रेसिडेंट जो है ना, किसी भी तरह का प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता। मान लो कि वो प्रेसिडेंट बने, अब वो सोचेगा कि हम आईएएस के एग्जाम दे दे, है ना, या वो सोचेगा मैं कहीं जाके पंचायत के इलेक्शन लड़ ले, नहीं कर सकता है। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस एंड प्रॉफिट, किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं कर सकता है। ये तुम्हारा क्वालिफिकेशन है, ठीक है। क्वालिफिकेशन का आर्टिकल क्या था तुम लोग को याद है? था तो एवरी क्वालिफाई है ना, 58 ट्रिक से याद हो गया ना फौरन, हाँ ठीक है चलो फिर। अब आ जाओ ऑथ, अब ऑथ के बारे में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट को ऑथ कौन दिलाता है? ये नेट का क्वेश्चन भी है कि प्रेसिडेंट को ऑथ कौन दिलाता है? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। देखो यहाँ पे चंद्रचूड़, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस है, दिया हुआ है। ये क्या कर रहे हैं? ये ना प्रेसिडेंट को क्या कर रहे हैं? तुम्हारा ऑथ दिला रहे, है ना, ऑथ दिला रहे कि भैया आप ऑथ, मतलब भैया नहीं, मतलब मैम आप ऑथ दी, है ना, ऑथ दिला रहे, ठीक है। अगर मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना रहे तो तब दिलाएंगे, अगर वो ऑप्शन हो तो सुप्रीम कोर्ट के जो मोस्ट सीनियर जज है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो मोस्ट सीनियर जज होंगे ना, वही ऑथ दिलाएंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना रही के तो फिर कौन दिलाएगा ऑथ? तब सुप्रीम कोर्ट के जो मोस्ट सीनियर जज होंगे ना, वो दिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बात सुनो,
हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग का शेड्यूल कितना होता है, 12 शेड्यूल है, और 3 शेड्यूल में सबके बारे में लिखा हुआ ऑथ एंड अफर्मेशन के बारे में, है ना। जितने भी हैं, जितने भी लोग तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह लोग जो होते हैं ऑथ लेते हैं, वो कौन सा शेड्यूल में लेते हैं, आर्टिकल 3 शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं, ऑथ एंड अफर्मेशन लेते हैं। लेकिन शेड्यूल 3 में प्रेसिडेंट के ऑथ के बारे में मेंशन नहीं है, ये बात रख लो। नॉट इन मेंशन 3 शेड्यूल। प्रेसिडेंट जो ऑथ एंड अफर्मेशन लेता है ना, वो शेड्यूल 3 में नहीं है, क्योंकि उसको यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिला रहे हैं, इसलिए शेड्यूल 3 में इनके बारे में मेंशन नहीं है। बस याद रखना प्रेसिडेंट का ना मेंशन नहीं है शेड्यूल, ठीक है ना। जैसे हम लोग पढ़े थे कि कैग के बारे में है, गवर्नर के बारे में है, ये सॉरी गवर्नर के बारे में नहीं, ऑर्डिनरी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में है, इनके बारे में हम लोग पढ़े थे कि वो लोग ऑथ लेते हैं कहाँ पे, तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग है। लेकिन प्रेसिडेंट का शेड्यूल 3 में मेंशन नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है। ये नहीं, हाँ अभी आ जाओ। इम्यूनिटीज क्या क्या मिली है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो है वो बता दे रही हूँ। देखो, एक तो इनको बहुत सारे लीगल लायबिलिटी मिली हुई है। लीगल लायबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर वो अपने जॉब पे है, मान लो वो प्रेसिडेंट है, तो किसी भी तरह का क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके ऊपर नहीं चलाया जाएगा, ठीक है ना। किसी भी तरह का पर्सनल एक्ट उन पे नहीं लागू होगा। मान लो कि कोई का मर्डर हो गया, अब कोई ये इल्जाम में लगा सकता है कि जैसे अभी कौन प्रेसिडेंट है, मुर्मू, तो प्रेसिडेंट मुर्मू साहब है ना, साहिबा, तो हम लोग उनको नहीं बोल सकते कि मर्डर हुआ, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि हमको शक है कि प्रेसिडेंट ने मारा, नहीं, क्योंकि वो ड्यूरिंग द ऑफिस है। ड्यूरिंग द ऑफिस हम उनके पे इल्जाम नहीं लगा सकते, ठीक है ना, उन पर हम लोग क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक तो ये लायबिलिटी मिली हुई है। दूसरा क्या, हाँ सिविल प्रोसीडिंग चला सकते हैं, ठीक है ना, सिविल प्रोसीडिंग चला सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको 2 मंथ पहले नोटिस देना होगा। ये तुम्हारा राजस्थान पेज का क्वेश्चन है कि अगर प्रेसिडेंट के ऊपर सिविल प्रोसीडिंग चलाया जाए, ठीक है, तो कितना दिन का नोटिस दिया जाता है, तो 2 मंथ का नोटिस दिया जाता है, 2 मंथ का। अगर सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएटिव किया जाता है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, अगर हम लोग सिविल प्रोसीडिंग चलाएंगे कि भैया आपने ऐसा ऐसा किया है, तो उससे पहले हम 2 महीना पहले हम लोग को प्रेसिडेंट को नोटिस देना होगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा कि वेल सर्विंग इन ऑफिस कैन नॉट बी अरेस्ट इन प्रिजन। अगर वो सर्विस में है, वो प्रेसिडेंट है, तब हम लोग उनको ना तो जेल भेज सकते हैं, ना ही उनको अरेस्ट कर सकते हैं। ये सब उनको इम्यूनिटीज मिली हुई है। अच्छा, उनका जो भी इम्प्लीमेंट्स होता है, इलॉनेस होता है, प्रिविलेज होता है, वो कौन डिटरमाइन करता है, तो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या बोल रहा, जो प्रेसिडेंट की ऑफिस है ना, प्रेसिडेंट की ऑफिस वो कितने साल के लिए, उनकी टर्म कितने साल के लिए, 5 ईयर के लिए। मुझे ट्रम्प का आर्टिकल बताओ तो क्या होगा, ट्रम्प का आर्टिकल को बता सकता है क्या होगा, हाँ आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 है ना तुम्हारा, इससे ट्रम्प है ना, मैनर का ट्रम्प, राष्ट्रपति का मैनर का ट्रम्प। अच्छा, तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल का प्रेसिडेंट का ट्रम्प कितने साल के, तो 5 के लिए। क्या प्रेसिडेंट री इलेक्शन हो सकता है, एलिजिबल है री इलेक्शन होने के लिए, बिल्कुल है। लेकिन एक और बात है, इंडिया में प्रेसिडेंट कितना बार भी बन जाओ कोई इशू है ना, आप री इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन यूएस में ना प्रेसिडेंट को सिर्फ 2 ही बार री इलेक्शन हो सकता है, वो अपने कार्यकाल पे सिर्फ 2 बार ही बैठ सकते, ठीक है। यूएस में जैसे तुम डोनाल्ड ट्रम्प, तो डोनाल्ड ट्रम्प का हो गया 2 बार का, एक बार वो पहले बन चुके, एक बार अब बने। अब वो चाहेंगे कि हम दोबारा बन जाए, तो वही पर्सन नहीं बनेगा, हाँ उन्हीं की पार्टी से बन सकता है, बट वो पर्सन नहीं बन सकता। जैसे बराक ओबामा 2 बार बन चुके, तो वो अब नहीं बन सकते, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में जितना बार बनना बन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आ जाओ, उसके बाद रेजिग्नेशन लेटर। ये अगर इसको रेजिग्नेशन देना है, तो ये अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है। देख लो एक चीज फर्क देखो, जब ऑथ लेता है तो किससे लेता है, जल्दी से मुझे आंसर बताओ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई से है ना, सीजीआई से ऑथ लेगा। लेकिन जब रेजिग्नेशन लेटर देना होगा तो किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा। ये कंफ्यूजन हो जाता है, याद रखना। ऑथ कौन दिलाता है, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मेरे साथ रिपीट करो, रेजिग्नेशन, ये छोटा छोटा चीज इंसान भूल जाता है। रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, लेकिन ऑथ कौन दिलाता है, ऑथ दिलाता जो है ना वो सीजीआई है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे,
इम्पीचमेंट, ये अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इम्पीचमेंट एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है ये वाला, नहीं वो तो प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ था, इसका नहीं आया था। लेकिन मैं अभी बता देती हूँ, जो पहले मैं तुम लोग को एक ये बना रही हूँ फॉलो चार्ट। देखो क्या हुआ यहाँ पे, पूरा बात किया है, समझो। प्रेसिडेंट को हम लोग रिमूव नहीं बोलेंगे, हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि प्रेसिडेंट को रिमूव करना है। प्रेसिडेंट को रिमूव के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अगर प्रेसिडेंट को हटाना है, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट को हटाना तो हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे पता है, हम लोग को प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करना है, ठीक है। प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट वर्ड यूज होता है। अगर हम लोगों को प्रेसिडेंट को हटाना है तो क्या वर्ड यूज करेंगे कि प्रेसिडेंट को क्या करना है, इम्पीचमेंट करना है, इम्पीचमेंट। अब आ जाओ, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, आ जाओ मैं बताती हूँ। पहला, क्यों आप उसको हटा सकते हैं, अगर प्रेसिडेंट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करे, अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है तब प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब स्टार्ट कैसे होगा, मेरे बात सुनो। अगर लोग इसको स्टार्ट इधर हाउस में हो सकता है, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, कैन बी इनिशिएटेड बाय द इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कहने का मतलब है या तो अगर आपको इम्पीचमेंट करना है तो आप लोकसभा में भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप राज्यसभा में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो मैं लोकसभा का स्टोरी सुना रही हूँ। मान लो कि मैं लोकसभा में इम्पीचमेंट को इनिशिएट कर रही हूँ कि मुझे प्रेसिडेंट को हटाना है। तो सबसे पहले लोकसभा के लोग क्या करेंगे, लोकसभा, देखो लोकसभा सबसे पहला काम, लोकसभा में अगर हम इनिशिएटिव करेंगे, सबसे पहला काम मेरा 100 मेंबर से सिग्नेचर लेंगे। 100 मेंबर जो है ना साइन करेगा उसके इम्पीचमेंट प्रोसेस में, ठीक है। 100 मेंबर क्या करेगा, साइन करेगा। हाँ, लोकसभा से 100 मेंबर साइन करेंगे, है ना, पहले साइन कर दिया। उसके बाद जो चार्ज है ना, उस चार्ज पर जो चार्ज लगा है ना, उस चार्ज पर 1/4 हाउस के जो 1/4 टोटल मेंबर है ना साइन करेंगे। फिर साइन करेंगे, पहले 100 मेंबर हामी देंगे कि हाँ इम्पीचमेंट होगा, फिर उस चार्ज पे फिर साइन किया जाएगा। तो कितना कितना साइन चाहिए, कितना 1/4, 1/4 है ना, 1/8। स्टोरी जैसे याद करना कि कैसे इम्पीचमेंट का प्रोसेस किया जाता है। पहला स्टोरी, लोकसभा में इनिशिएटिव हुआ, 100 मेंबर से हमने सिग्नेचर लिया, उसके बाद 1/4 चार्ज जो लगा है उस पर साइन करेगा, मिल गया, दे दिया। इसके बाद हम लोग जाएंगे स्पीकर के पास। अगर हम लोकसभा में इनिशिएटिव कर रहे तो स्पीकर के पास जाएंगे, स्पीकर के पास आ गए, है ना, स्पीकर के पास। सर हम लोगों को प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट लगाना है ना, जाके ये बोले। स्पीकर बोला भाई रुक जाओ, हमारे बोलने पे मैं डायरेक्ट उसको हटाऊंगा नहीं, पहले मैं एक कमेटी बनाता हूँ। वो कमेटी पहले चेक करेगी कि जो जो तुमने इल्जाम लगाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वायलेशन का, वो सही है कि नहीं। तो कमेटी जो है ना वो सिंक्रोनाइज करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी कि जो प्रेसिडेंट के ऊपर लगा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वायलेशन, इल्जाम लगा है कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, वो इल्जाम सही हो रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर कमेटी ने बोल दिया हाँ तो प्रोसेस आगे चलेगा, अगर कमेटी ने बोल दिया ना तो प्रोसेस वहीं से रुक जाएगा। अगर कमेटी ने बोल दिया कि नहीं सर ये लोग झूठ मूठ का इल्जाम लगाया तो स्पीकर वहीं से रोक देगा। लेकिन कमेटी ने बोला नहीं सर सही बोल रहा है, उन्होंने किया है, इसके बाद क्या करेगा, स्पीकर प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस दे देगा। उसके बाद इसको लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, यानी हाई मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी का मतलब क्या है, हाई मेजोरिटी। इसको लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा जो रेजोल्यूशन है। 2/3 मेजोरिटी से कहाँ पास करवाना पड़ेगा, लोकसभा में, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से। अब हमको 2/3 मेजोरिटी चाहिए पास करवाने के लिए, इनको हटाने के लिए, रेजोल्यूशन को पास करवाने के लिए। रेजोल्यूशन क्या है, इनको हटाने का रेजोल्यूशन है। 2/3 मेजोरिटी मिल गया लोकसभा में, बिल पास हो गया, है ना, इम्पीचमेंट का प्रोसेस पास। अब आएगा राज्यसभा। अब राज्यसभा क्या करेगा, चेक करेगा कि हाँ इल्जाम सही है। अब राज्यसभा में भी 2/3 मेजोरिटी से पास करवाना पड़ेगा। अगर राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाता है तब प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से रिमूव कर दिया जाता है। ये है लोकसभा का तरीका।
ठीक है, ये है लोकसभा का तरीका। अगर आप लोकसभा में इनिशिएटिव करते हैं तो 100 मेंबर का साइन चाहिए, है ना। अगर राज्यसभा में इनिशिएटिव करते हैं तो 50 मेंबर का साइन चाहिए, लेकिन चार्ज वाला सेम है। बाकी सब सेम मेथड है, बाकी सब सेम मेथड है। खाली मेंबर जो यहाँ पे 100 है ना राज्यसभा लोकसभा में, राज्यसभा में मेंबर 50 हो जाएगा, बस इतना फर्क, बाकी सब सेम है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं इम्पीचमेंट कैसे होगा, है ना। लेकिन इंडिया में आज तक का कोई भी प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट नहीं लगा, क्योंकि इम्पीचमेंट का प्रोसेस बहुत हार्ड है। चलो, अब हार्ड है तो कौन करेगा इतना हार्ड वाला, है ना। बोला इंडिया में इम्पीचमेंट का प्रोसेस बहुत ही हार्ड है, ओके, बहुत ही हार्ड है। अब हार्ड है तो इसलिए अभी तक का किसी के ऊपर इम्पीचमेंट नहीं लगा, ठीक है। स्टोरी समझ में आया। सबसे पहले लोकसभा में अगर इनिशिएटिव करेंगे तो 100 मेंबर का हमको साइन चाहिए, यानी हाँ हम लोग राजी। उसके बाद 1/4 मेंबर उस चार्ज पे साइन करेगा, 1/4 मेंबर साइन कर दिया। स्पीकर के पास जाएंगे और स्पीकर जो बोलेगा प्रेसिडेंट को, 14 डे का नोटिस दे देगा, है ना, कि आप अपना जो करना है कीजिए। उसके बाद स्पीकर बोलेगा कि मुझे एक कमेटी बनाने दो, मैं कमेटी में चेक करता हूँ कि ये सच आप लोगों ने जो इल्जाम लगाया वो सही है कि नहीं। तो कमेटी ने बोला हाँ सही है, तब अब लोकसभा में जाएगा पास होने के लिए रेजोल्यूशन, अब वो रेजोल्यूशन बन जाएगा, है ना। अब जब 2/3 मेजोरिटी लोकसभा में पास हो गया तो फिर राज्यसभा से भी पास कराना पड़ेगा। जब राज्यसभा ने पास कर दिया अब प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा। तो ये इतना नॉमिनल, इतना हार्ड है ना, इस वजह से तुम्हारा यहाँ पे अभी तक अभी तक का तुम्हारा प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट नहीं लगा। और यहाँ पे देखो क्या लिखा लेगा कि जब नॉमिनेटेड मेंबर जो है ना, चाहे देखो लोकसभा, ठीक है, और लोकसभा, सॉरी रुक जाओ मैं पिक्चर बना रही हूँ, मैं यहाँ समझा रही हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। इस लाइन में क्या लिखा, रेजर नहीं, मैं तुम लोगों को ये वाला लाइन समझा रही हूँ कि क्या बोल रही लाइन। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। लोकसभा में कौन कौन मेंबर होते हैं बताओ, हमारा इलेक्टेड भी होते हैं, नॉमिनेटेड भी होते हैं। राज्यसभा में भी तुम्हारा कौन होते हैं, इलेक्टेड भी होते हैं और नॉमिनेटेड भी होते हैं। हालांकि लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर को खत्म कर दिया गया, लेकिन फिर भी हम समझाने के लिए बता रहे, ठीक है ना, हो गया, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। अब इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट, मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो पढ़ा दी सिर्फ ई मेंबर पार्टिसिपेट करता है ना, लेकिन इम्पीचमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, ये बात क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इम्पीचमेंट में पता कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, मैं बता, लोकसभा, सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा से इलेक्टेड मेंबर भी और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो मेंबर लोकसभा राज्यसभा के ही होंगे, पार्लियामेंट के ही होंगे, ठीक है। याद रखना इम्पीचमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्टेड मेंबर भी और नॉमिनेटेड मेंबर भी, दोनों ही। जबकि हम लोग इलेक्टेड में पढ़े थे कि जब इलेक्शन होगा तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट होगा, नॉमिनेशन को हम लोग हटा दें, है ना। समझ में आ गया। सिर्फ लोकसभा यानी पार्लियामेंट के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर भी और नॉमिनेटेड मेंबर भी। अब पार्लियामेंट के अंदर कौन आता है, लोकसभा और राज्यसभा, है ना, लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा राज्यसभा में जो भी इलेक्टेड मेंबर है और जो भी नॉमिनेटेड मेंबर है वो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। ये वाला पेज क्लियर हुआ, मुझे बताओ तब मैं आगे बढ़। हाँ हो गया दोनों आगे। अब यहाँ पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस कैसे कैसे खाली रहता है ये देखना। वैकेंट कब कब होगा, वो वाला आर्टिकल 62 में बोला गया था लास्ट। वैकेंट कब कब होगा, या तो 5 साल कंप्लीट हो चुका हो, यानी 5 ईयर कंप्लीट हो चुका हो, या इम्पीचमेंट लगाकर प्रेसिडेंट को हटाया गया हो, या प्रेसिडेंट खुद से रिजिग्नेशन दे दिया हो, या प्रेसिडेंट का डेथ हो गया हो। ये बात समझ लो तुम लोग, है ना, ये बात समझ लो, या तो एक्सपायर हुआ हो, या तो इम्पीचमेंट हुआ हो, या रिजिग्नेशन या डेथ, है ना, समझ में आ गया। तो इन कंडीशन में प्रेसिडेंट की ऑफिस जो है ना वो खाली रहेगी, ओके, ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और पढ़ेंगे कि जब वैकेंसी होती है ना, तो रिजिग्नेशन होगा
या रिमूवल होगा, डेड होगा तब खाली होगा। ये बात तुमको समझ में आ गया? या रिजिग्नेशन दिया या हटा दिया गया और इम्पीचमेंट करके या डेड हो गया, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब वैकेंसी होती है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है, जब खाली हो गया, सीट खाली हो गया, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। ठीक है, जब वैकेंसी हो जाती है तो प्रेसिडेंट की जगह में कौन प्रेसिडेंट बन के काम करता है? वो है वाइस प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन आता है कि जब प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट होती है उसकी जगह पे कौन आता है? वाइस प्रेसिडेंट। तुम देखो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ दो जगह रोल कर रहा, एक तो रिजिग्नेशन लेटर भी ले रहा और दूसरी जगह जो सीट खाली है, जो वैकेंट है, वहां पे आके बैठ जाता है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट एक तो तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर भी लेता है और दूसरा अगर प्रेसिडेंट का सीट खाली हो जाता है तो आकर उस सीट में बैठ जाता है ना, आकर उस सीट पे बैठ जाता है, यानी अपना वाइस प्रेसिडेंट वाला पोस्ट छोड़कर प्रेसिडेंट का ऑर्डर को, प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभालता है। ठीक है, अब आ जाओ, बोल रहे यहाँ पे क्या, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन है तुम्हारा एग्जाम का ही, कि अगर ऑफिस में प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट की ऑफिस वैकेंट है ना, खाली है, और वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो फिर क्या होगा? प्रेसिडेंट का सीट खाली है, वाइस प्रेसिडेंट भी इत्तेफाक से ना हो, वो भी डेट कर गए हो, उनका भी कोई प्रॉब्लम हो गया हो, इस सिचुएशन में कौन बनेगा? इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट के तौर पे कौन काम करेगा? तब तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट के जज पीजीआई आएंगे, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ना वो एज ए प्रेसिडेंट काम करेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना बाप? ठीक है, जब प्रेसिडेंट का सीट वैकेंट रहेगा तो वहां पे कौन बैठेगा? वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता है तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तुम लोग एक चीज देख रही हो, वाइस प्रेसिडेंट पर से दो ही इंसान का रोल आ रहा, एक तो वाइस प्रेसिडेंट, एक तो वाइस प्रेसिडेंट का रोल आया और एक तो तुम्हारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल आ रहा। एक जगह उन्होंने औहद दिलाया और वाइस प्रेसिडेंट ने रिजिग्नेशन लिया, फिर यहाँ पर दोनों का रोल आ गया। सबसे पहले कि अगर सीट अगर वैकेंट हुआ तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट बन के काम करेगा, लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं रहा तब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो प्रेसिडेंट के तौर पे रह के काम करेंगे। लेकिन वो कितने दिन तक के काम कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ, नेट का क्वेश्चन है कि अगर प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट है तो कितनी मंथ के अंदर हमको जल्द से जल्द न्यू लाना पड़ेगा, इलेक्शन करवाना पड़ेगा प्रेसिडेंट के लिए, तो 6 मंथ के अंदर मुझे जल्द से जल्द इलेक्शन करवाना पड़ेगा प्रेसिडेंट के अंदर। ठीक है, अब सुनो, प्रेसिडेंट जब बैठते हैं तो क्या वो रिमेनिंग पीरियड के लिए बैठते हैं? बिल्कुल भी नहीं, उनका फुल टर्म बनता है। रिमेनिंग पीरियड में तुम्हारा कहाँ होता है? पंचायत में होता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट को फुल टर्म मिलेगा। और मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लो कि कोई प्रेसिडेंट बने, ठीक है ना, मान लो उनका 2 साल में ही डेड हो गया, तो अब वो थोड़ी 3 साल, अब नया प्रेसिडेंट आया तो वो 3 साल बनेंगे, नहीं, जब नया प्रेसिडेंट आएंगे ना, जिस दिन से वो बैठेंगे उस दिन से उनका 5 साल कौन। ठीक है, ये बात याद रख लेना, फुल टर्म के लिए बनते हैं प्रेसिडेंट, जब से वो बैठते हैं जिस डेट से उसी डेट से उनका काउंट होता है। ठीक है, ये पेज समझ में आया कि नहीं आया बोलो, उसके बाद में आगे करूंगी। आज से तो अनिल पूछना है कुछ, है ना? आ जाओ, इंटर रिगुरम प्रेसिडेंट। अगर तुझे पूछे कि ये आर्टिकल मत याद करना, उतना कोई मैं ऐसी लिख दूं, एग्जाम में पूछे इंटर रिगुरम प्रेसिडेंट कौन कौन होता है, और मैं बता रही हूँ। देखो, ये प्रेसिडेंट पहले से है, ठीक है, और इन प्रेसिडेंट का ना तुम्हारा वोट हो गया, ये बन गए प्रेसिडेंट, लेकिन इन्होंने अभी तक अपना ऑफिस को संभाला नहीं। ठीक है, तो जब तक इन्होंने ऑफिस को नहीं संभाला है तो पुराना वाला ही प्रेसिडेंट जो बना हुआ वो संभाल रहा है, तो ये बैठ गए हैं, इसको पोस्ट मिल गया है लेकिन ये अभी तक आगे संभाले नहीं है। तो जब जो संभाल रहा है ना, जो पर्सन, उसको ही बोलेंगे, यानी जो प्रीवियस प्रेसिडेंट जो पोस्ट को संभाल रहा है ना, उसको ये लोग बोलेंगे इंटर रेगुलर प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट शैल notwithstanding the expiration of his term continue to hold office। एक्सपायरेशन से भी ज्यादा अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, मतलब उनका जो टर्म है वो एक्सपायर हो गया है लेकिन उसके बाद भी वो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, सक्सेसर भी चुन लिया गया है। मुझे पता है कि ये पर्सन प्रेसिडेंट बनेगा लेकिन अभी तक पुराना वाला ही प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, अभी तक वो हटा नहीं है। इस तरह के प्रेसिडेंट को इंटर रेगुलर प्रेसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर रेगुलर प्रेसिडेंट, जो अपने एक्सपायरेशन से भी ज्यादा टर्म तक कंटिन्यू।
अब आ जाओ यहाँ पढ़ेंगे, अब प्रेसिडेंट के पावर को पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या है, प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या है। प्रेसिडेंट का पावर कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, जल्दी से बता दो मुझे। आर्टिकल 52 नहीं आरती, प्रेसिडेंट का पावरफुल इलेक्शन, प्रेसिडेंट का 53 पावर, हाँ 52 में बोला गया है कि प्रेसिडेंट होंगे और 53 में बोला गया है कि प्रेसिडेंट का पावर। ठीक है, तो आ जाओ, बोले कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काम होते हैं ना, एग्जीक्यूटिव वाले काम, वो प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। ये एक पावर है। दूसरा पावर है कि प्रेसिडेंट जो है ना वो अपॉइंटमेंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स को और दूसरे मिनिस्टर्स। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर और जो मिनिस्टर्स है, कौन सा मिनिस्टर्स है, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर रहते हैं। वो कैसे रहते हैं, ड्यूरिंग प्लेजर, ऑफिस और ऑफिस एंड प्लेजर, मतलब जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर है तब तक प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर अपने ऑफिस में है। ये खाली एक लिखा हुआ ये है, बाकी इसमें कोई अप्लाई नहीं होता। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर जो है ना, ये अपने ऑफिस में प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहते हैं। देखने आ रहा। अब प्रेसिडेंट किसको किसको अपॉइंटमेंट करते हैं, तो देखो, एक स्टेट के गवर्नर को अपॉइंटमेंट करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट करते हैं, कंप्यूटर एडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट करते हैं, चेयरमैन मेंबर ऑफ द यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंटमेंट करते हैं, फाइनेंस कमीशन के मेंबर और उनके चेयरमैन को अपॉइंटमेंट करते हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, सबको अपॉइंटमेंट करते। अब आ जाओ यहाँ पे, अगर प्रेसिडेंट को लगता है, आ जाओ, ये एग्जाम में नेट में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये नेट का क्वेश्चन है, तो एक बार नहीं 2-3 बार आया हुआ। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज ए शेड्यूल एरिया एंड हैज ए पावर विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया। अगर मान लो कोई ये एरिया, मान लो कोई पार्टिकुलर एरिया, अगर प्रेसिडेंट को ये फील हो ना कि ये एरिया जो है ना बहुत पिछड़ा हुआ है, क्यों ना इस एरिया को हम शेड्यूल एरिया में रख दें, इस एरिया को मैं शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर दी। तो ये किसका, तुम्हारा, ये कौन डिक्लेयर करता है, तो प्रेसिडेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कौन करता है, तो प्रेसिडेंट। हालांकि ये जाके क्या, ये जाके पार्लियामेंट से भी लेता है, अलाउ लेता है, लेकिन डिक्लेयर ये करता है। किसी भी एरिया को, ट्राइबल एरिया हो या शेड्यूल एरिया हो, वो कौन डिक्लेयर करता है, वो मान लो बोल रहे ए एरिया जो है वो तुम्हारा शेड्यूल एरिया है, तो ये कौन बोल रहा, ये कौन बोलता है, ये प्रेसिडेंट बोल। ठीक है, ये पावर किसको दिया गया, प्रेसिडेंट को। एक मिनट, बहुत ज्यादा मेरा भी आज सर में दर्द है इसमें। ठीक है, ये बात याद रखना, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइबल एरिया। अगर भी किसी एरिया को, जैसे मान लो कि अब मैं, मेरा ही एरिया मान लो रेल पार है ना, तो अब रेल पार को कोई बोलेगा कि ये शेड्यूल एरिया है, तो नहीं मानेगा जब तक उसमें प्रेसिडेंट ने उसको डिक्लेयर ना करे। तो ये पावर प्रेसिडेंट को दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि रेल पार को आपको शेड्यूल एरिया में डिक्लेयर करना, तो आप कर दीजिए, भी पढ़े तो टेंशन नहीं है, वो तो ऐसे बुक में था तो मैंने ऐसे लाया। ठीक, आ जाओ, देखो भाई, अगर पार्लियामेंट को प्रोव करना है या समन करना, अभी प्रोव और समन का मतलब मैं बताऊं, अगर पार्लियामेंट को समन करना है या प्रोव करना है, तो ये कौन करता है, समन या प्रोव कौन करता है, तो प्रेसिडेंट। अगर अगर लोकसभा को डिसॉल्व करना है तो कौन करता है, प्रेसिडेंट। और समन का मतलब समझते हैं, अगर पार्लियामेंट को कोई सेशन बुलाना है, ठीक है, अगर पार्लियामेंट को कोई सेशन बुलाना, मतलब ज्वाइंट सेशन बुलाना है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाना है दोनों, तो ये बुलाना, ये कौन बुलाता है, कौन समन करता है, तो ये प्रेसिडेंट समन करता है कि भाई आ जाओ, दोनों हाथ आओ, तुम से ज्वाइंट सिटिंग करवा। तो समन कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। प्रॉक का मतलब क्या, देखो इंडिया में चलता है मानसून सेशन, बजट सेशन, ये सब सेशन चलता है, ठीक है ना। तो जब एक सेशन खत्म होता है ना, मान लो मानसून सेशन, तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि मानसून सेशन खत्म हो, हम क्या बोलते हैं, स्पीकर प्रॉग, तो प्रेसिडेंट बोलता है प्रॉग हुआ, पार्लियामेंट का प्रॉग हुआ, मतलब मानसून सेशन खत्म। पार्लियामेंट का प्रॉग का मतलब, ये बोलता कौन है, प्रेसिडेंट बोलता है कि पार्लियामेंट का प्रॉग हुआ। प्रॉग मतलब सेशन खत्म, कौन सा सेशन खत्म, मानसून सेशन खत्म या बजट, कोई भी सेशन है ना, तुमको पता ना सेशन चलता है, मानसून बोला जाता है ना, बजट सेशन बोलता है, इस तरह का सेशन होता है। तो जब सेशन खत्म, कोई नाम वाला सेशन खत्म हो रहा है, जैसे मानसून सेशन, बजट सेशन खत्म हो रहा है, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि मानसून का सेशन खत्म हुआ, बल्कि हम क्या बोलेंगे,
पार्लियामेंट का प्रोग सेशन यानी मानसून, है ना। तो ये कौन बोलता है? प्रोग समन प्रेसिडेंट बोलता है, या लोकसभा विदाउट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट। अब आ जाओ, अगर ज्वाइंट सिटिंग बनाना, ज्वाइंट सिटिंग क्यों आता है समझो। बाप रे कम चला। अच्छा देखो, कोई भी बिल कहीं भी पास, मान लो कि कोई बिल लोकसभा में आती है, फिर राज्यसभा में जाती है, कोई बिल लोकसभा में पास हुई, फिर राज्यसभा में पास हुई, लेकिन वो बिल एक्ट कब बनती है? जब उसको प्रेसिडेंट अपना मंजूरी देती है ना, तब बनता है। तो मान लो कोई बिल लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा में पास नहीं, क्या दोनों उस बिल को लेके दोनों के बीच में क्या हो गया? डिसएग्रीमेंट। अब डिसएग्रीमेंट हो गया, अब बिल जब डिसएग्रीमेंट हो गया तो इस सिचुएशन में पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट क्या करता है? ज्वाइंट सेशन बुलाता है। देखो समन कर रहा, समन, प्रेसिडेंट कैन समन ज्वाइंट सेशन, समन में बोल रही हूँ बार बार। देखो ज्वाइंट सेशन को समन कौन करता है? बुलाता कौन है? बुलाता कौन है? बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। समन कौन करता है? ज्वाइंट सेशन को। और ज्वाइंट सेशन कब होता है? जब दोनों हाउस के बीच में किसी बिल को लेकर डिसएग्रीमेंट होता है, तब ज्वाइंट सेशन बनाया जाता है। लेकिन इस सेशन को बुलाता कौन है? समन कौन करता है? भाई प्रेसिडेंट। लेकिन एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आया हुआ है कि ज्वाइंट सेशन को समन कौन करता है, बुलाता कौन है? तो प्रेसिडेंट। लेकिन प्रिसाइड ओवर कौन करता है? प्रिसाइड ओवर लोकसभा की सीट पर। मैं दोनों को इस जगह लाई हूँ कि कंफ्यूजन ना हो। प्रिसाइड ओवर कौन करता है? ठीक है ना। अगर तुमसे पूछे एग्जाम में कि ज्वाइंट सेशन को प्रिसाइड ओवर कौन करता है, तो हो जाएगा लोकसभा का स्पीकर। लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाए ये ज्वाइंट सिटिंग होती है उसको समन कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद एड्रेस द पार्लियामेंट, आ जाओ, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन, ये भी तुम्हारा नेट का क्वेश्चन है। The president addressed the parliament act and the commencement of the first session after the each general election. अब जैसे इलेक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है ना, मान लो इलेक्शन खत्म हो, इलेक्शन खत्म होने के बाद जो पहला सेशन होता है ना, वो कौन एड्रेस करता है? तो प्रेसिडेंट एड्रेस, पहला सेशन। क्या उसके बाद हर पहला साल, एक साल के बाद तुम्हारा न्यू पार्लियामेंट का जैसे कि होता है ना, एक ईयर स्टार्ट होना है ना, हर पहला सेशन पार्लियामेंट का जो फर्स्ट सेशन होता है ना, हर साल का जो पहला सेशन होगा ना, मान लीजिए कि अभी 2000 क्या चल रहा, 2025 चल रहा, तो 2026 में जो पार्लियामेंट का पहला सेशन स्टार्ट होगा ना, वो कौन एड्रेस करेगा? वो तुम्हारा प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा। प्रीवियस क्वेश्चन है इसका कि तुम्हारा फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, हर जनरल इलेक्शन के बाद पहला जो सेशन होता है वो कौन एड्रेस करता है? तो प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है। फिर हर बनवाई 25 चल रहा, 26 आएगा, तो 26 का जो पहला सेशन होगा ना पार्लियामेंट का, इसको एड्रेस कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है। अच्छा यहाँ तो अभी मैं ये वाला पढ़ाई थी, अगर प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट को या प्राइम मिनिस्टर को मैसेज सेंड करना तो सेंड कर सकता है। अब यहाँ पे आ जाओ, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंटमेंट एनी मेंबर द लोकसभा एंड राज्यसभा, प्रिसाइड ओवर द प्रोसीडिंग व्हेन द ऑफिस द स्पीकर द डिप्टी स्पीकर। अच्छी तरह आ जाओ, यहाँ से क्या बोला, देखो मान लो कि प्रेसिडेंट क्या करेगी, मान लो कि लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा में कौन होता है? स्पीकर, और राज्यसभा में कौन होता है? डिप्टी स्पीकर। अगर ये लोग नहीं है, लोकसभा में स्पीकर नहीं और राज्यसभा में मान लो डिप्टी स्पीकर नहीं है, तो अब उसकी जगह पे कौन काम करेगा? तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो अब उसके लिए हमको एक स्पीकर, टेम्पररी स्पीकर या टेम्पररी स्पीकर को अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। तो वो अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, तो अगर लोकसभा एंड राज्यसभा प्रिसाइड इट्स प्रोसीडिंग व्हेन द ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन वैकेंट। ठीक है, अगर तुम्हारा राज्यसभा का चेयरमैन, राज्यसभा में क्या होता है? चेयरमैन होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और लोकसभा में जो स्पीकर होता है उसका सीट वेकेंट है, क्या है? वेकेंट है, तो प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है कि आप लोकसभा में से कोई मेंबर चुन के आप स्पीकर बना दो, और राज्यसभा में बोला गया कि राज्यसभा को मेंबर चुन के आप उसको चेयरमैन बना। ये पावर किसको दिया गया? प्रेसिडेंट। अब बताओ, उतना कुछ समझ में आया तुम लोगों को? हाँ प्रेसिडेंट बहुत हाँ आ गया ना, आ जाओ। अच्छा ये इतना बड़ा नहीं है, इसको देखिए घबराना मत, ठीक नहीं, नहीं भी आती तो चलेगा। क्या है, अब आ जाओ, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर, जब मैं इतना जैसे नॉमिनेटेड मेंबर पढ़ा रही हूँ, है ना, नॉमिनेट करती है, नॉमिनेट करती है, इधर आओ,
पार्लियामेंट का कितना पार्ट है? आ जाओ। पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट, पी से क्या होगा? पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में कौन कौन आएगा? लोकसभा और राज्यसभा। तो हमको क्या पता है कि राज्यसभा से पहले 2 एंग्लो को नॉमिनेट किया जाता था और राज्यसभा से 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता। तो ये ऐसे मेंबर होते हैं जो जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। राज्यसभा से 12 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ये जो पर्सन होते हैं ये अपने फील्ड में कुछ ना कुछ किए होंगे, जैसे कि रेखा रेखा भी राज्यसभा का मेंबर है। जया बच्चन, वो लोग कोई इलेक्शंस के थ्रू नहीं गई है, उन लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने फील्ड में कुछ अच्छा किया। जैसे वो लोग हीरोनी है ना, एक्ट्रेस थी, वो फेमस एक्ट्रेस है, एंटरटेनमेंट की दुनिया की मतलब क्वीन है ना। उन्होंने अपने फील्ड में अच्छा अच्छा काम किया, तो उस बेसिस पे दिया जाता है। आर्ट, लिटरेचर, साइंस, है ना, इस फील्ड में कोई अच्छा काम किया हुआ है ना, उस बेसिस पे क्या करता है प्रेसिडेंट? 12 मेंबर को राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। अब जैसे तुम सुनी होगी सचिन तेंदुलकर हो गया, रेखा हो गई, जया बच्चन हो गई, ये लोग सब राज्यसभा के मेंबर है। तो क्या वो लोग इलेक्शन लड़कर थोड़ी ना गई है, उन लोगों को तो प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट किए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत ही कमाल किया है। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो कि राज्यसभा से जो प्रेसिडेंट, राज्यसभा से प्रेसिडेंट 12 मेंबर को नॉमिनेट करती है, ये तो है। लेकिन जो लोकसभा से जो 2 एंग्लो इंडिया को नॉमिनेट किया जाता था ना, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। क्या है? कौन सा एक्ट, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? 14 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, 2019 एक्ट के अकॉर्डिंग, जो 2 एंग्लो इंडिया को लोकसभा के लिए नॉमिनेटेड किया जाता था, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ये बात याद है। उसके बाद आ जाओ, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट। देखो भाई, ये समझो, अगर ये तो तुम्हारा मैं आर्टिकल यहाँ भूल गई, वो वहां से ये एक आर्टिकल यहाँ पे आता। आ जाओ, मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगी। आ जाओ यहाँ पे मेरी बात। अगर पार्लियामेंट के कोई मेंबर उसको डिस्क्वालीफाई करना है, पार्लियामेंट के कोई मेंबर है उसको डिस्क्वालीफाई करना, ये डिसीजन प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंट यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्या करता है? कंसल्टेशन करता है, पूछताछ करता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछताछ करेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने यहाँ पे कंसल्ट देगा, बाइंडिंग नहीं होगा। प्रेसिडेंट को मन करेगा तो मानेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं मानेगा। ठीक है ना, ये बात याद रखना। प्रेसिडेंट जो है ना पार्लियामेंट के मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कंसल्टेशन कौन देता है? तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये वाला देखो याद नहीं करना, ये समझाने के लिए। देखो, कोई भी बिल पहले लोकसभा में जाएगी, मतलब पहले कहीं भी जाए, राज्यसभा में भी जा सकती है, लोकसभा में भी जा सकती है, कोई टेंशन नहीं। तो मैं पढ़ा रही हूँ तो ऐसे में बता देती हूँ, ठीक ना। लोकसभा में कोई बिल आया, फिर राज्यसभा में गया, क्या है, उसके बाद प्रेसिडेंट उसको अपना संदेश दे, तो प्रेसिडेंट को कुछ पावर दिया गया। या तो प्रेसिडेंट उस बिल को बोले हाँ मंजूरी दे दे, या तो प्रेसिडेंट उस बिल को रख ले, या तो इसको रिटर्न कर दे, इसको फिर से आप रिकंसल्टेशन करें। या तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, बिल के ऊपर प्रेसिडेंट को क्या पावर, या तो प्रेसिडेंट उसको रख लेगा, भाई मैं, या तो उसको आसन दे देगा, रख लो, सिग्नेचर कर देगा, हाँ हाँ बिल ठीक है, या तो बिल को रख लेगा, नहीं देगा, फिर से होल्ड का मतलब मंजूरी नहीं देना, या तो मंजूरी नहीं देगा। रिटर्न द बिल मतलब या तो बिल को बोलेगा पार्लियामेंट को फिर से रिकंसल्टेशन करिए। लेकिन मनी बिल में प्रेसिडेंट ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। इट इज नॉट ए मनी बिल, मनी बिल में उसको हर हाल में साइन करना ही पड़ेगा। और मनी बिल तो पहले ही प्रायर ही तुम्हारा जाके प्रेसिडेंट से अलाउ लिया जाता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आ जाओ स्टेट बिल। स्टेट बिल में क्या होता है? गवर्नर होता है यहाँ पे, सुनो, यहाँ पे क्या होता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई बिल आया, हो जाता है गवर्नर के पास। तो गवर्नर क्या करती है? उस बिल को रिकंसल्टेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास भेज देती है। अब प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या करेगा? या तो बिल को हामी देगा, या तो उसको रख लेगा, या तो डायरेक्ट गवर्नर को रिटर्न कर देगा बिल को कि भाई फिर से बोलो रिकंसल्टेशन के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाओ, ये बात समझ में आ गया ना, ये याद भी नहीं करोगी तो कोई टेंशन नहीं है, बस मैं समझाने के लिए इतना याद रखना। या तो हाँ बोलेगा, देखो स्टेट के, ये सेंट्रल वाला बात है, ये सेंट्रल का बात है, ठीक है ना, ये सेंट्रल वाला मामला है और ये स्टेट का मामला है, ठीक है ना। देखो स्टेट वाले में गवर्नर है,
सेंटर में प्रेसिडेंट है, या तो हाँ बोलेगा बिल के मामले में, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट के पास कोई बिल जाएगा तो या तो असेंट दे देगा, हाँ भाई ठीक है, या विथ होल्ड, या तो अपने पास रख लेगा, या तो रिकंसल्टेशन के लिए पार्लियामेंट को भेजेगा, फिर से इसको देखो, गौर करो, फिर से देखो, बिल में चेंज करो, है ना। लेकिन मनी बिल में उसको ऐसा नहीं कर सकता वो, है ना, मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता, यहाँ पे ये बात है। और यहाँ स्टेट में क्या हो रहा, गवर्नर क्या करेगा, प्रेसिडेंट को भेजेगा रिकंसल्टेशन के लिए, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, या तो असेंट देगा, या तो विथ होल्ड करेगा, या तो डायरेक्ट गवर्नर टू रिटर्न द बिल, या तो गवर्नर को डायरेक्ट क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, है ना। समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फाइनेंशियल बिल, अभी वीटो पावर पढ़ेंगे, वहां ये वाला समझ में आ जाएगा। वीटो पावर बहुत इजी आ जाएगा, हम चेंज करके लाए इस बार वीटो पावर, क्योंकि हर बात हम लोग कंफ्यूज हो जाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, मनी बिल पावर पढ़ेंगे हम लोग सब, है ना। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस, अगर पार्लियामेंट में मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, मान लो कि पार्लियामेंट में मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना है, हम जितना भी बिल पढ़े तो कैसे पढ़े, बिल कैसे पढ़े कि लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस होगा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा। देखो हम कोई भी बिल पढ़े तो कैसे पढ़े, ऐसे ना पढ़े कि मान लो कि अगर इधर हाउस कोई भी बिल किसी भी हाउस में पास होगा, तो सबसे पहले प्रोसेस क्या है कि पहले यहाँ पे 1 नंबर में यहाँ पास हुआ, 2 नंबर में यहाँ पास होगा, फिर प्रेसिडेंट उसको मंजूरी देती है ना। हम लोग सब यही पढ़े कि नहीं पढ़े। लेकिन मनी बिल में अलग केस है, मनी बिल ये हाँ हाँ, मनी बिल का अलग फंडा है। मनी बिल में सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास जाएगा, सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास जाएगा प्रायर रिकमेंडेशन के लिए, ठीक है। सबसे पहले मनी बिल कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, रिकमेंडेशन दीजिए। उसके बाद मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है ना। अभी मैं बताऊंगी जब मैं लोकसभा राज्यसभा वहां कर दूंगी, ठीक ना। उसके बाद लोकसभा के पास जाएगा। तो यहाँ पे देखो प्रेसिडेंट को पावर क्या दिया गया है कि फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड कि मनी बिल में सबसे पहला प्रायर रिकमेंडेशन किसका चाहिए, प्रेसिडेंट का चाहिए, है ना। अच्छा पावर दिया गया। सब में क्या था, सबसे पहले अगर कोई राज्यसभा में स्टार्ट हो रहा तो पहले राज्यसभा में जाएगा, फिर लोकसभा में जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट असेंट देता था, लास्ट में प्रेसिडेंट के पास जाएगा। जैसे लोकपाल लोग तुम लोग पढ़े थे, लोकपाल में सबसे पहले लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, फिर जाके प्रेसिडेंट उसको अपना मंजूरी दिया, है ना। लेकिन ये मनी बिल है, मनी बिल में सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास जाएगा प्रायर रिकमेंडेशन के लिए, ये पावर दिया गया। दूसरा आ जाओ, बोल रहा है कि इंट्रोडक्शन एनुअल बजट, अगर आपको एनुअल बजट को इंट्रोड्यूस करना है तो ही कॉजेज यूनियन बजट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट पहले लाके प्रेसिडेंट के सामने रखती है, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, अभी मैं बता रही हूँ, मैं तुम लोगों को कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया सब पढ़ाऊंगी, ये सब बता दे रही हूँ। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या है मैं बता रही हूँ, मुझे ना पहले थोड़ा चार्ज लगाना पड़ेगा, पहले ये बता देती हूँ उसके बाद में चार्ज लगाऊंगी। देखो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया भी बता, अभी तुम देखी होगी कि प्लेन क्रॉस हो गया था, है ना, प्लेन क्रॉस हो गया, और अब क्या, अब सडनली पैसा निकालना है ना, सडनली पैसा निकालना है तुमको कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से। जब कोई आफत आ जाए, जब किसी भी तरह का इंडिया पे कोई आफत आ जाए, मतलब मान लो कि जैसे प्लेन क्रैश हुआ या किसी तरह का सुनामी आ जाए, अब उसके लिए जो पैसा निकालना है ना, वो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से निकालते हैं, ठीक है। वो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में पैसा रखा जाता है, लेकिन वहां पे कंट्रोल किसका होता है, प्रेसिडेंट के ऊपर होता है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया पे कंट्रोल किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है। प्रेसिडेंट क्या करती है, हर 5 साल के लिए एक फाइनेंस कमीशन को अपॉइंटमेंट करती है, हर 5 ईयर के लिए करती है, फाइनेंस कमीशन को अपॉइंटमेंट करती है ना। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंटमेंट करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं। तो कितने साल के लिए, तो 5 साल के लिए, ठीक है। अब जुडिशियल पावर क्या क्या है, तो मैं जुडिशियल पावर भी बता देती हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट करता है, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंटमेंट करता है, प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट को जुडिशरी पावर मिली हुई है ना। कौन कौन सी जुडिशरी पावर में क्या मिला हुआ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, है ना, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन सबको अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। बाप रे बाप, पावर दिया हुआ है ना, कितना पावर दिया गया है, ओके। उसके बाद मिलिट्री पावर भी दिया गया है प्रेसिडेंट को, कौन कौन सा, सुप्रीम कमांडो, डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कमांडो है, इंडियन आर्म फोर्स का ये सुप्रीम कमांडो है, ठीक है। ये सुप्रीम कमांडो है, ये क्या है, सुप्रीम कमांडो किसका, इंडियन आर्म फोर्स का। उसके बाद ये अपॉइंटमेंट करता है, किसको अपॉइंटमेंट करता है, चीफ ऑफ आर्मी
इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी के जो चीफ होते हैं ना, उसको भी अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। और एक बात और, हम लोग आर्टिकल 51 पढ़े हैं तुम्हारा। आर्टिकल 51 क्या है बताओ जल्दी। डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी में लास्ट में लिखा हुआ रहता है कि पीस एंड सब्जेक्ट एंड अप्रूवल, है ना। हम लोग को डिक्लेयर करना है पीस। तो ये जो जैसे अभी पीस डिक्लेयर करना है, तो पीस जो डिक्लेयर कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है ना। कि किसी भी कंट्री के साथ पीस को एस्टैब्लिश करना है, पीस को डिक्लेयर करना है ना। और पार्लियामेंट में अप्रूवल मिल गया, और ये डिक्लेयर कौन करेगा? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। जितना भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होगा, जितना भी एग्रीमेंट होगा, जितना भी कमिटमेंट किया जाएगा, जितना भी नेगोशिएशन होगा, वो किसके नाम पे होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे होता है। मान लो कि हमको कोई हमको ट्रीटी करना है, मान लो कि मुझे चाइना के साथ इंडिया को ट्रीटी करना है, तो वो ट्रीटी किसके नाम से होगा? प्राइम मिनिस्टर के नाम से नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होगा, ठीक है। तुम लोग ये वाला देखो। मैं एक मिनट में इंडियन पॉलिटी पढ़ाना है, ठीक है ना। अब इंडियन पॉलिटी पढ़ाना है तो मतलब है कि मतलब पूरा पढ़ाना है, और वो डीआई भी, मतलब डीआई देखेंगे तो पढ़ाएंगे उन लोगों को। उन लोगों का डीआई अलग है, उन लोगों का डीआई आता है, उन लोगों का डेटा, उन लोगों का डीआई दो तरह का आता है। एक तुम्हारा बार चार्ट का टाइप का आता है, ठीक है ना। और हम लोग का डीआई सिर्फ एक ही टाइप का आता है। तो इसलिए हम बोले कि देखो भाई, हम तो नहीं पढ़ा पाएंगे वो वाला, सिर्फ इंडियन पॉलिटी पढ़ा देंगे। तो अभी उन लोगों को भी क्लास ले रहे ना, तो थोड़ा टाइम नहीं ले पा रहा, घर का भी थोड़ा काम है इस वजह से। लेकिन फिर भी हम नहीं नहीं, आज हम देख रहे, रात में हम तुमको इंटरनेट से लोड करके, या फिर हम अपना भी अभी हम क्लास खत्म करके पहले ढूंढ लेंगे कहाँ रहे, क्योंकि हमको भी तो जरूरत है। तब उठा के ला के रख दिया, इसका मतलब चिड़चिड़ाहट जब का हो गया ना, मतलब एग्जाम का मतलब मेरी तबियत नहीं खराब होता तो खुशी रहता है ना, अलग फीलिंग रहता। अभी चिड़चिड़ाहट टाइप का हो गया, कितना तैयारी करके एग्जाम नहीं दे पाई। फिर दिल छोटा हो जाता है, तो फिर क्वेश्चन खोल के देखने का मन ही नहीं करता। चलो आ जाइए वाला, ठीक है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस मेकिंग, इसके बाद पता है ये वाला जब खत्म होगा ना, मैं डीआई स्टार्ट करूंगी। फिर डीआई खत्म हो जाएगा तो मैं कॉम्परेटिव स्टार्ट करूँ, उसमें का भी कंप्लीट होते जाएगा उसमें। फिर तुम्हारा कॉम्परेटिव खत्म होगा, मैं रिसर्च स्टार्ट करूंगी, ठीक है। उसके बाद मैथ में और उल्टा जाऊंगी। हाँ इस तरह से, हाँ डीआई, इसके बाद डीआई ही रहेगा। और ऑर्डिनेंस, और अब डीप में जाऊंगी, अब मैं डीप में जाऊंगी, ठीक है ना। क्योंकि सारा टॉपिक तुम लोगों को पढ़ा हुआ, अब मैं पेपर 2 में डीप में जाऊंगी। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पावर कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 1(3). इसको हम लोग ऐसे याद करते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट को अगर हम लोग रैंक में रखेंगे तो प्रेसिडेंट का है। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट का पावर और गवर्नर का पावर बराबर है। प्रेसिडेंट का जो पावर इंडिया में है सेंट्रल में, वो स्टेट में पावर गवर्नर का है। तो दोनों को रखो, यहाँ पे प्रेसिडेंट को रख दो और यहाँ पे गवर्नर को रखो, ठीक है। तो पहले कौन आएगा? प्रेसिडेंट रैंक में। दोनों के रैंक में रैंक किससे ज्यादा है? प्रेसिडेंट का। इसको हम दे दिए 1 2 3। अब 2 नंबर में कौन है? गवर्नर। तो गवर्नर को देंगे 2 1 3, ऐसे करके याद कर लेते। गवर्नर का ऑर्डिनेंस आर्टिकल, गवर्नेंस का ऑर्डिनेंस पावर का आर्टिकल हो गया 213, और प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पावर का आर्टिकल क्या है? 123। ऐसे करके याद कर लेना, दोनों को साथ याद करने से ज्यादा बेटर, ठीक है ना। ऐसे याद करना कि गवर्नर हमारा सेकंड रैंक में है तो इसलिए उसका सेकंड से स्टार्ट होगा, और प्रेसिडेंट एक रैंक में है तो वो एक से स्टार्ट होगा। सारा ही तुम लोग याद करके आना, मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगी कल और सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इमरजेंसी। ये अलग से टॉपिक पढ़ा जाता है, ठीक है, लेकिन फिर मैं पढ़ा देती हूँ। आ जाओ। मेरा चार्ज नहीं हो रहा, रुको रुको, मैं बत्ती नहीं, मैं बटन नहीं प्रेस, सॉरी फिर मैं भूल गया। हाँ आ जाओ। देखो, इमरजेंसी, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम लोग क्या क्या पढ़े? प्रेसिडेंट का लेजिस्लेटिव पढ़े पावर, एग्जीक्यूटिव पावर पढ़े, जुडिशरी पावर पढ़े, ऑर्डिनेंस पावर पढ़े, ये सब पावर पढ़े है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट का इमरजेंसी पावर। द प्रेसिडेंट इज empowered टू डिक्लेयर द 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है कि आप 3 टाइप के इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं ना। प्रेसिडेंट को क्या पावर दिया गया है कि आप 3 तरह का इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। वो इमरजेंसी का नाम क्या है? आओ देखते हैं।
एक का नाम है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी का नाम है प्रेसिडेंट रूल, या इसको स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको स्टेट इमरजेंसी या स्टेट रूल, स्टेट इमरजेंसी जो भी। थर्ड जो जिसका नाम है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। आ जाओ, नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? आर्टिकल 350। और प्रेसिडेंट इमरजेंसी या स्टेट का इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 356 में आती है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ना वो आर्टिकल 360 में आती है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हम लोग ऐसे याद करेंगे। देखो ये तीन तरह का इमरजेंसी है, तो पहले एक वाला याद करेंगे, आर्टिकल 352, सब में 4 ऐड कर देंगे, तुम्हारा हो जाएगा। 4 ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना, 4 ऐड करते जाएंगे तो तुम्हारा बन जाएगा 3 इमरजेंसी, है ना। पहले नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट इमरजेंसी और तुम्हारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, 3 तरह का इमरजेंसी है। आर्टिकल 302, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 हो गया। अच्छे, नेशनल इमरजेंसी क्यों लगती है, इसका रीजन देखो। ड्यू टू वार, अगर वार हो रहा है तो नेशनल इमरजेंसी लगेगा, या एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, या आर्म रिबेलियन, इमरजेंसी लग जाएगा। जैसे अभी तुम देखी होगी, अभी जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार हो रहा था, तो कितना राजस्थान के कौन कौन सा एरिया में इमरजेंसी लगा हुआ था, है ना। इमरजेंसी का मतलब आप वहां पे नहीं जाते, है ना। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, ये क्यों लगता है, प्रेसिडेंट इमरजेंसी क्यों लगता है? ड्यू टू द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैशनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल मैशनरी फेल हो गया है, या तो करप्शन, या तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, या मैल एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हाल में कहाँ लगा था बताओ मुझे, हाल में तुम लोगों को पता है? अरे 2019 में जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पहले वहां प्रेसिडेंट रूल लगा ना, 2019 में प्रेसिडेंट रूल लगा था ना, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा था, ठीक है। तो वो आर्टिकल 356 में अगर क्वेश्चन आए कि इंडिया में प्रेसिडेंट रूल कितने बार लगा, मल्टीपल बार, बहुत बार लगा है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में आज तक कभी नहीं लगी, एक बार लगने वाली थी लेकिन हम लोग बच गए, ठीक है ना। ये क्यों लगता है? ड्यू टू द ट्रेड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब क्या, हम लोगों का जो नेशनल बैंक है, हम लोग का जो आरबीआई है ना, हम लोग के बैंक में अगर एक भी पैसा ना रहेगा तो हम लोग को इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाएगा। 1991 में जब इंडिया एलपीजी बना था, जब तुम्हारा मनमोहन सिंह ये बोलते हैं, तुम्हारा मनमोहन सिंह उस टाइम ये थे, मतलब क्या नाम है तुम्हारा, सॉरी, फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने ये एडवाइस दिया पीपी नरसिम्हा राव को कि सर हम लोगों का जो बैंक है ना वो खाली हो, ठीक है, हम लोगों का इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी रखना, सबसे अच्छा ये होगा कि हम लोग अपना इकोनॉमी को ओपन करते और हम लोग वर्ल्ड बैंक से लोन ले लें, हम लोग उस वजह से बच गए, ठीक है ना। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने से हम लोग बच गए। आज तक इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, इंडिया में नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है, ठीक है। वो जो मैं बोल रही हूँ वो एक एग्जांपल दी थी, इंडिया में नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी मल्टीपल बार लगी, जिसको अभी ऐसे तुम अभी ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी में लड़ाई होता है, तो हमेशा कोशिश में रहता है कि मैं बंगाल में आके प्रेसिडेंट रूल लगा दूं, लेकिन इतना इजी भी नहीं है लगाना, पहले इजी था, और पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे पहले क्वेश्चन आता है तुम्हारा नेशनल इमरजेंसी मान पढ़ेंगे कि क्यों क्यों लगता है, वार होगा, एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, आर्म रिबेलियन होगा, सब। अच्छे, जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो कौन सा आर्टिकल जो है ना उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन एक बार नहीं 3-4 बार आया हुआ है। सस्पेंड आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब कौन से आर्टिकल के तहत इसको सस्पेंड किया जाता है, तो आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग इसको सस्पेंड कर दिया जाता है। मतलब आप कहीं पर भी आपके लिए फंडामेंटल राइट को अभी नहीं मायने रखेगा, जब तुम्हारा नेशनल इमरजेंसी लगता है ना तो फंडामेंटल राइट को क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है किसको सस्पेंड नहीं किया जाता, नॉट सस्पेंड फंडामेंटल राइट, बहुत बार प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ नेट में, सेट में, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। अच्छा, मैं तुम लोगों को एक और बात बोलना चाह रही हूँ, मैं इस बार तुम लोगों का सेट का क्वेश्चन भी एनालिसिस कराऊंगी, ठीक है। इस बार मैं तुम लोगों का सेट का क्वेश्चन को भी एनालिसिस कराऊंगी, अब बिल्कुल ऐसे याद करना जैसे कि नोट्स याद करना। पेपर 1 का भी मैं एनालिसिस कराऊंगी, पेपर 2, इवन मैं सोच रही हूँ कि पेपर 1 का मैं तुम लोगों को स्टार्ट भी कर दूँ, मैं कर दूंगी ना, ठीक है। हाँ मैं कर दूंगी, ठीक है।
क्योंकि उसका पेपर 1 में क्वेश्चन अलग आता है, यहाँ से नेट से अलग आता है। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गया ना कि नेशनल इमरजेंसी में कौन सा आर्टिकल सस्पेंड होता है, आर्टिकल 19, कौन सा सस्पेंड नहीं होता, आर्टिकल 20 और 21। ठीक है, आ जाओ। इसके बाद हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, अप्रूवल। अच्छा, अगर हमें लगाना है, अगर हमको नेशनल इमरजेंसी लगाना है तो हमको कितना अप्रूवल, ये कैसा मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अगर पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी मिलेगी तभी हम जाके नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब 2/3 मेजोरिटी 1 मंथ इशू के लिए, 1 मंथ इशू के लिए आपको 1 मंथ इमरजेंसी के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए तो चाहिए। ठीक है, उसके बाद तुमको क्या प्रेसिडेंट ऐसे लगा देगा, जाएगा अपना लगा देगा, प्रेसिडेंट को पावर दिया गया नहीं, पहले क्या करेगा सुनो, डिक्लेयर प्रेसिडेंट करता है, ये बात तो सही है, डिक्लेयर कौन करेगा, प्रेसिडेंट। लेकिन नेशनल इमरजेंसी ऐसी डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, पहले रिटेन रिकमेंडेशन देना पड़ेगा कैबिनेट से, और प्राइम मिनिस्टर जो है ना, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर से रिकमेंडेशन लेगी, वो भी रिटेन में, तब जाके तुमको प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगी। रिटेन रिकमेंडेशन चाहिए कैबिनेट का, है ना, अभी प्राइम मिनिस्टर लेगी, बाय द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट से रिटेन रिकमेंडेशन लेगी, तब जाके तुम्हारा नेशनल इमरजेंसी लगता है। ओके, इंडिया में नेशनल इमरजेंसी कब कब लगा, 1960 में, जब इंडो चाइना वार हुआ था। ठीक है, इंडिया में नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है, 3 बार। फर्स्ट, जब इंडिया और चाइना में वार हुआ था तब लगा था। दूसरी बार जो तुम्हारा इंडिया और पाकिस्तान में, यहाँ पे मुझे लग रहा है डेट क्या चेंज है क्या, 1971 था कि 1965 था, गलत, यहाँ 65 नहीं ना था, क्योंकि पाकिस्तान के साथ वार हुआ था तब लगा था। 71 और 75 सही है, पक्का, एक बार मुझे 62, 71, 75 था। एक बार रुको, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लगा, एक मिनट। मेरे माइंड में भी थोड़ा सा कुछ डॉट आया है, तो जहाँ तक मुझे याद है यही तीनों था, 1962, 71, 75। नहीं ठीक बोल रही हूँ, नहीं, हमको थोड़ा सा मतलब दिमाग में खटका कि कहीं 65 तो नहीं था, नहीं ठीक है, पाकिस्तान के साथ लगा था वार सब था। ठीक है, चलो आ जाओ। एक तो जब तुम्हारा इंडो एंड चाइना के साथ इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ 1962 में, उस बार लगा था। एक बार जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जब बांग्लादेश को लिबरेट करा रहे है ना, जब इंडिया बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए पाकिस्तान के साथ वार हुआ था, उस टाइम नेशनल इमरजेंसी लगा था। ठीक है ना, एक जब 1975 में जब इंटरनल रीजन की वजह कर, इंडिया में इंटरनल रीजन की वजह कर कभी इमरजेंसी नहीं लगता, लेकिन उस टाइम इंदिरा गांधी अपने पावर का मिस कर इंटरनल इमरजेंसी लगाई थी 1975 में। इंडिया में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई, 1962, 1971, 1975। ठीक है, याद रखना 1972, 1971, 1975 नेशनल इमरजेंसी लगा था 3 बार। अब आओ, क्या नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद क्या उसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 300, अभी मैं उधर भी पढ़ाई। अब आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी अभी वही प्रेसिडेंट वाला है ना, वो वाला प्रेसिडेंट रूल, क्या है, इसको प्रेसिडेंट रूल बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल भी बोलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल्सो नॉन एज द प्रेसिडेंट रूल, है ना। ये कब लगता है, जब तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन का फेलियर हो जाए या करप्शन हो जाए तब लगता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे लगाने के लिए क्या होगा, अप्रूव बाय द बोथ हाउस, दोनों हाउस से स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। कब के लिए, बाय 2 मंथ, 2 मंथ के लिए लगाना है मुझे, अप्रूवल चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी। यहाँ पर भी स्पेशल मेजोरिटी मांग रहा, यहाँ पे किसका मंजूरी चाहिए, प्रेसिडेंट का। यहाँ पे कोई रिटेन में मतलब कैबिनेट मेंबर नहीं चाहिए, बस प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देगा जाके ना, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता, सॉरी वहां नहीं, यहाँ प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देगा जाके, प्रेसिडेंट ने जाके डिक्लेयर करेगा कहाँ पे, किसी स्टेट, मतलब अभी वेस्ट बंगाल में लगेगा। ठीक है ना, लगा नहीं, अगर लगेगा तो प्रेसिडेंट आके अनाउंसमेंट करेगा, बस वेस्ट बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगा हुआ है, या वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट लग गया आज से। ठीक है, अच्छा, इंडिया में प्रेसिडेंट रूल कितना बार लगा, 115 टाइम से भी ज्यादा,
155 टाइम्स से भी ज्यादा। जिसकी गवर्नमेंट है उसकी बोलबाला है, बस झूठ लगा देती है। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका केस एसआर बोमाई केस है ना, एसआर बोमाई केस देखिए इसी से जुड़ा हुआ है, प्रेसिडेंट रूल से। क्या आर्टिकल क्या है प्रेसिडेंट रूल का? आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 6। बस ऐसी चार्ट याद करना। अच्छा, आ जाओ। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब होता है? जब फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, मतलब जब हम लोग फाइनेंशियल कमजोर हो जाए, जब इंडिया फाइनेंशियल कमजोर हो जाए, जब इंडिया का आरबीआई बैंक से पूरा पैसा खत्म है ना, इंडिया का जो बैंक है उससे पूरा पैसा खत्म हो गया, लगेगा फाइनेंशियल ट्रेड। अच्छा, एक और बात सुनो, क्या यहाँ पे कोई आर्टिकल है? नहीं, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं, यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं, यहाँ पर भी कोई नहीं, है ना। यहाँ पे क्या स्पेशल मेजोरिटी चाहिए? बिल्कुल, अप्रूवल बाय बोथ हाउस, स्पेशल मेजोरिटी, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से तीनों ही काम हो। यहाँ पे भी कौन अनाउंसमेंट करेगा? तो प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे लगा, अभी तक तो नहीं लगा है भाई। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, हो सकता है। आर्टिकल 360, इसका आर्टिकल क्या है भाई? तो आर्टिकल 360। अब आ जाओ पार्डनिंग पावर, ये सब अकेला पढ़ने का है, मैं इसमें भी बना रही हूँ, ये सब अलग से पढ़ना है। प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर क्या है? आर्टिकल 72। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ था इसके, प्रीवियस ईयर सॉल्व भी किया मैंने, ठीक है ना। आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर है। आ जाओ यहाँ पे क्या बोला, पार्डनिंग पावर का मतलब क्या होता है? पहले कौन कौन सा पावर है देख लो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसमें से कौन सा प्रेसिडेंट को पावर नहीं दिया गया है? जैसे और पहले पढ़ते हैं, पार्डन दिया हुआ है, कम्यूटेशन दिया गया है, क्यूमेशन दिया गया है, रिस्पाइट दिया गया है, रिप्राइट दिया गया। पढ़ो, पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइट। अब एक एक करके समझते हैं, एग्जाम में आया हुआ है कि इसमें से कौन सा नहीं है, एक अलग वर्ड दे देगा तुमको, अब 3 इसमें से वर्ड देगा, ठीक है, अब बोलेगा चुनो इसमें से कौन सा प्रेसिडेंट का नहीं है, ठीक है, ऐसा दे देगा। तो आओ हमें देखते हैं, पार्डन का मतलब होता है क्या? पार्डन का मतलब होता है माफी, माफी, माफ कर देना। हमें क्या बोले? प्लीज पार्डन, प्लीज माफ कर दीजिए। अगर तुमसे कोई गलती होगी तो तुम इसे कैसे माफी मांग? प्लीज पार्डन, मतलब पार्डन का मतलब प्लीज माफ कर दीजिए, है ना। आ जाओ, कंप्लीटली रिमूव बोथ सेंटेंस एंड कन्वेंशन। मान लो कोई पर्सन है, ठीक है ना, अगर किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस का मतलब फांसी, ठीक है, तो ये माफी करने का राइट किसको दिया गया है? पार्डन करने का राइट किसको दिया गया है? वो प्रेसिडेंट को, है ना। डेथ सेंटेंस, अच्छा मान लो कोई ये पर्सन कन्विक्शन कोई क्रिमिनल है, तो ये क्रिमिनल भी है, और अब ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्रेसिडेंट बोलेगा ठीक है पार्डन, जाओ मैं तुमको माफ कर, है ना। तो या कोई क्राइम को माफ करना पूरे तौर से, कि तुम आज से क्रिमिनल नहीं है, तुम्हारा जो क्रिमिनल का जो टैग लगा ना, मैं इसको खत्म कर दे रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर जो क्रिमिनल का टैग है ना, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, है ना, मैं पूरा तरीका से तुमको माफी दे रहा हूँ, वो पार्डन हो, जब पूरा तरीके से माफी दे रहा। या फिर डेथ सेंटेंस कब उठता है? जब पूरा तरीका से रोक, चलो तुमको डेथ सेंटेंस मिला ना, आज से मैं तुमको रोक रहा हूँ, तुमको सजाए मौत से रोक रहा हूँ, ठीक है ना, तुमको किसी भी तरह का इल्जाम नहीं है, कंप्लीटली मैं उसके ऊपर से पूरा हटा रहा हूँ, कंप्लीटली उसके ऊपर से इल्जाम हटा रहा हूँ, ठीक है, उसको बोला जाता है पार्डन, ठीक है ना। तो पार्डन में तुम्हारा डेथ सेंटेंस भी आ जाए, मान लो कि तुम डेथ सेंटेंस हटा रहे, है ना। यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजन हो जाता है ना, कि गवर्नर को भी पार्डन पावर है, सुनो, पार्डन गवर्नर को भी मिला हुआ, लेकिन पार्डन पार्डन का मतलब क्या? माफी देना, तो माफी गवर्नर भी दे सकता है, लेकिन गवर्नर किसको देगा? जो क्रिमिनल है ना, मान लो क्रिमिनल के टैग के ऊपर से क्रिमिनल हटा देगा, लेकिन कोई डेड पर्सन के जो उसके ऊपर फांसी का टैग लगा हुआ है ना, वो टैग गवर्नर नहीं हटा सकता, गवर्नर सिर्फ क्रिमिनल का टैग हटा सकता, ठीक है ना। उसके ऊपर अगर क्रिमिनल का टैग है तो वो हटा देगा, लेकिन अगर फांसी का टैग है कि उसको इतना तारीख को फांसी मिलेगा, वो गवर्नर नहीं हटाएगा, वो पार्डन सिर्फ प्रेसिडेंट ही हटा सकता है, बस ये यहाँ पे फर्क है, ठीक है। पार्डन दोनों को मिला हुआ, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है ना स्टूडेंट को, इसमें क्लियर कर रहे हैं, पार्डन दोनों को मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे पार्डन का मतलब माफी, मतलब ये डेथ सेंटेंस गवर्नर नहीं रोक सकता, ठीक है। हाँ, डेथ सेंटेंस कौन रोक सकता है? सिर्फ प्रेसिडेंट। जैसे तुम देखी होगी निर्भया केस का, मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, कि जब निर्भया केस में एक लेडी थी, उसका हस्बैंड भी शायद उस केस में इन्वॉल्व था, तो वो बार बार प्रेसिडेंट को लेटर लिख रहे थे कि सर प्लीज मेरे है ना हस्बैंड को छोड़, मेरे हस्बैंड नहीं, तो निर्भया केस में, सॉरी नहीं, कि निर्भया केस में तो वो तो बोली थी कि सजा को माफ कर देने के लिए। तुम्हारा याकूब मेमल का जब केस हुआ था ना, तो याकूब मेमल की बेटी जो है ना, वो पाकिस्तान से लेटर लिख के प्रेसिडेंट को बार बार है कि प्लीज आप मेरे पापा को पार्डन कर, माफ कर दीजिए,
के ऊपर जो भी इल्जाम लगा हुआ वो हटा दीजिए, ठीक है ना। पार्डन का मतलब कंप्लीट हटा देना, मतलब अब वो है ही नहीं, मतलब उसने कोई क्राइम किया ही नहीं है, पार्डन, ठीक है ना। तो ये होता है absolves the convict from all sentence से बरी करना, all punishment या disqualification किसी भी तरह का। तुम मान लो क्रिमिनल है, मान लो ये पर्सन है, ठीक है ना, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये क्रिमिनल, ठीक है, और इसके ऊपर से हमको क्रिमिनल का टैग हटाना है ना, तो ये टैग प्रेसिडेंट हटा, जाओ तुमको आज हम पार्डन कर दिए, माफ कर दिए, सारा सजा माफ कर दिए, निकल जाओ। मान लो इसके ऊपर डेथ सेंटेंस है ना, ये पर्सन है, इसके ऊपर डेथ सेंटेंस है, तो ये वाला गवर्नर भी हटा सकता है, प्रेसिडेंट भी हटा सकता है ना, लेकिन ये डेथ सेंटेंस कौन हटाएगा, ये पार्डन कौन देगा, ये सिर्फ प्रेसिडेंट। बस पार्डन का मतलब ये है। अब आ जाओ कम्यूटेशन का मतलब क्या है। सब्स्टिट्यूट्स वन फ्रॉम पनिशमेंट फ्रॉम अनदर यूजली लेटर, मैं बता रही हूँ। यहाँ पे निर्भया केस वाला एग्जाम्पल आता है। कम्यूटेशन का मतलब क्या है, अभी मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। डेथ सेंटेंस commuted to irregular imprisonment which can further commuted to simple imprisonment। मतलब यहाँ पे क्या बोला, substitutes one from punishment from another, कोई एक substitutes को दूसरे में चेंज करना, हायर से लेटर कर देना, लेटर का मतलब हल्का हो, ठीक है ना। कहने का मतलब कि जैसे निर्भया केस में एक लेडी थी, उसके हस्बैंड को डेथ सेंटेंस मिला हुआ, ठीक है ना, फांसी का सजा मिला हुआ है ना, डेथ सेंटेंस का मतलब फांसी। तो वो बार बार गवर्नर के सामने, प्रेसिडेंट के सामने जाके ये बोलती थी कि आप मेरे हस्बैंड को ना सजाए मौत ना देके आप उनको इम्प्रिजमेंट दे दीजिए। इम्प्रिजमेंट का मतलब जिंदगी भर का जेल दे, कम से कम मेरे बच्चे का बाप तो जिंदा रहेगा, वो ये बात बोल, ठीक है, कि आप डेथ सेंटेंस ना दीजिए, बल्कि जो इसको सजा मिला है ना उसको थोड़ा कम कर दीजिए, है ना, हल्का कर दीजिए, लैटर कर दीजिए, क्योंकि फांसी का सजा तो बहुत हाई हो गया, तो लैटर का मतलब हल्का। उन्होंने बोला थोड़ा लैटर कर दीजिए, लैटर का मतलब आप उसको सजाए मौत ना दीजिए, आप उसको उम्र कैद दे दीजिए, इम्प्रिजमेंट दे दीजिए। इम्प्रिजमेंट का मतलब होता है जिंदगी भर का कैद, है ना, जिंदगी भर का कैद, है ना, ये दे दीजिए, कम से कम मेरा हस्बैंड जिंदा तो रहेगा, वो लेडी बोली, मरेगा तो नहीं, डेथ सेंटेंस तो मर जाएगा, लेकिन अगर हमको उम्र कैद मिल जाएगा तो कम से कम वो जेल में तो रहेगा, ये तो खबर रहेगा कि मेरा हस्बैंड जिंदा है ना, मतलब सिंपल कर देना, सिंपल इम्प्रिजमेंट, है ना। तो जब किसी सजा को हम क्या कर रहे हैं, हायर से लाटर कर दे रहे हैं, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्यूटेशन। रिविशन का मतलब समझो, रिड्यूस द पीरियड ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट कैरेक्टर। यहाँ पे हम क्या किए, कैरेक्टर चेंज किए, बोलो कैसे। यहाँ पे फांसी था, है ना, डेथ सेंटेंस को हमने क्या कर दिया, चेंज करके इम्प्रिजमेंट कर दिया, तो मैंने यहाँ पे पनिशमेंट के कैरेक्टर को ही चेंज कर, पनिशमेंट का पहला कैरेक्टर क्या था, डेथ सेंटेंस, और मैंने बोला ठीक है चलो, प्रेसिडेंट ने बोला चलो इम्प्रिजमेंट मैंने दे दिया, तो मैंने यहाँ कैरेक्टर चेंज हो गया, कम्यूटेशन में कैरेक्टर चेंज हुआ, लेकिन रिमिशेशन में क्या बोला, कैरेक्टर चेंज नहीं करने के लिए। मान लो किसी पर्सन को 14 ईयर का तुमको मिला सजा, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम प्रेसिडेंट पे लेटर लिखेंगे कुछ भर वाला कि प्लीज आप है ना, मेरे जो भी पर्सन है एबीसी जो भी है, आप उनको ना सजा कम कर दे, आप उनका सजा को 6 साल कर दे, है ना, या जो 14 साल का सजा मिला हो ना, आप उसको हाफ कर दे, आधा कर दे, है ना। जब प्रेसिडेंट हाफ कर देगा ना, इसको हम क्या बोलेंगे, रिमिशन। या मान लो किसी की उम्र कैद सजा दिया हुआ है ना, किसी को इम्प्रिजमेंट दिया हुआ है, मतलब उम्र कैद, इम्प्रिजमेंट का मतलब क्या, उम्र कैद। अब उम्र कैद है ना भाई, तो उम्र कैद का मतलब क्या, 14 ईयर, है ना, 14 ईयर जेल में रहना, इसको आप काम करके सर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिमिशन करेंगे, है ना, लिमिटेड करेंगे, कम करने के लिए बोले, रिमिशन का मतलब होता है कम करना, कम कर दीजिए भाई, कम कर दीजिए, सजा को कम कर दीजिए। रिस्पाइट award a lesser sentence instead of the one originally awarded due to the special circumstance, physical hand disability of a convict, pregnancy, women offender। तुम लोग जवान मूवी देखिए, हालांकि जवान मूवी में इसका जब माफ नहीं होता, थोड़ी देर के लिए रोक जाता है। मान लो कि किसी लेडी को मतलब ऐसा हुआ था, तो दीपिका को तुमने देखी थी, दीपिका को जा रहा था ये क्या नाम है, हमारा फांसी देने के लिए, है ना, और फांसी देने जा रहे हैं,
अब पता चला फांसी के टाइम में वो बेहोश हो गई, तो पता चला वो प्रेग्नेंट है ना, तो उसी टाइम उसका फांसी को रोक दिया गया, कुछ दिन के लिए रोक दिया गया, ठीक है, कुछ दिन के लिए फांसी को रोक दिया गया। क्यों रोका गया? क्यों? क्योंकि वो प्रेग्नेंट था, तो इसको बोलेंगे रिस्पाइट। अब तुम लोग देखो, जब किसी पर्सन को फांसी मिलता है ना, तो उसका ना पूरा बॉडी चेकअप होता है, पूरा बॉडी चेकअप होगा। क्यों? उसको किसी भी तरह का बीमारी तो नहीं है ना, अगर किसी भी तरह का उसको बीमारी है, उसको किसी भी तरह का फिजिकल डिसेबिलिटी है, उसका उसका जो डेथ सेंटेंस है ना, रोक दिया जाएगा जब तक उसका बीमारी ठीक ना हो, ठीक है ना, तो इसको रिस्पाइट बोले, ठीक है ना। अब यहाँ जो रिप्राइव टेम्पररी, सॉरी यहाँ पे मैं मतलब यहाँ पे हमेशा, जैसे दीपिका को जो था ना, दीपिका को हमेशा के लिए नहीं रोका गया था, कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए, लेकिन जब किसी प्रेग्नेंट औरत है, उसको पता चला कि हाँ उसको फांसी दिया जा रहा है, ठीक है ना, और वो प्रेग्नेंट है, उसकी सजा को माफ कर दिया जाएगा क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, या कोई आदमी को फांसी दिया जा रहा है, पता चला कि उसको कैंसर है ना, उसकी सजा को माफ कर देना, उसको बोलेंगे रिस्पाइट, है ना, उसको बोलेंगे रिस्पाइट। जब टेम्पररी रोकेंगे तब उसको बोलेंगे रिप्राइव। थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। तो जब फिजिकली डिसेबिलिटी, जैसे कि अब मैं जब फांसी दिलाने जाता है तो चेक किया जाता है पर्सन को कोई बीमारी तो नहीं है, मान लो उसको कोई किडनी खराब हो गया या हार्ट का बीमारी हो गया, तो उसको रोक दिया जाता है, ठीक है, मत दिलाएगा, ठीक है ना, हो सके उसे सजा माफ कर दे, उसको फांसी माफ कर दे। या फिर कोई आदमी जेल में है, सुनो कोई आदमी जेल में है और उसको कोई बीमारी हो गई, बहुत भारी बीमारी हो गई, ठीक है, और मान लो कि उसको हमारा कैंसर हो गया या एड्स टाइप का बीमारी हो गया, इस टाइप का भी तो जानलेवा ही बीमारी है, तब यानी फिजिकल डिसेबल है ना, तब उसको क्या कर दिया जाएगा, उस सजा को माफ कर दिया जाएगा, जाओ भाई घर में जितना दिन बचा हुआ घर पे रखो, ठीक है, उसको रिस्पाइड बोलेंगे। अब आ जाओ रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब होता है टेम्पररी स्टे द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस, वही फिजिकल वाला, ये वो दीपिका वाला एग्जांपल। दीपिका को जो पठान मूवी में, पठान था ना, क्या नाम था उस मूवी का, मैं भूल रही हूँ, पठान नहीं नाम था, क्या नाम था, तो एक मूवी देखी थी, अभी हाल ही आया था साल, देखे नहीं है। नहीं अभी लास्ट उसका रिसेंट मूवी शाहरुख खान का कौन मूवी आया, शाहरुख खान और दीपिका का कौन सा मूवी आया, तुमको तो याद है? जी तो याद है, पठानी था, हाँ पठानी, जिसमें दीपिका को फांसी मिलता है। सुनो क्या हुआ, दीपिका को फांसी मिलता है, तो बेहोश हो जाती है, ठीक है ना, तो बेहोश हो जाती है तो पता चलता है प्रेग्नेंट है, उसका फांसी को रोक दिया जाता है, ठीक है, रोक दिया गया कि अब जब तक वो बच्चा डिलीवर नहीं हो जाएगा, थोड़ा बड़ा नहीं हो जाएगा, तो फांसी नहीं मिलेगी। पठान है। हाँ पठान में दिखाया था, हाँ, तो इसको बोलेंगे रिप्राइव। टेम्पररी जब स्टे कर देंगे ना सेंटेंस को, इस सेंटेंस को, इसको बोलेंगे रिप्राइव, ठीक है, इसको बोलेंगे रिप्राइव, ठीक है ना। देखो आज के क्लास तक हम, आज के क्लास नहीं तक रहने दे रहे, तुम लोग कल इसको पढ़ के आना, मैं अभी पीडीएफ तुम लोगों को सेंड कर रही हूँ, ठीक है, हाँ अभी पीडीएफ सेंड कर रही हूँ, सारा चीज तुम